ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपीएससी की सीरियस वाली तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक को। 12th क्लास के अंदर आपको हिस्ट्री के अंदर 3 टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें से जो आपकी पार्ट 1 है वो डील करती है एंशिएंट हिस्ट्री से, और आज की क्लास में हम इसी को कवर करेंगे। कल की क्लास में फिर हम पार्ट 2 को करेंगे, देन पार्ट 3। अभी बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जब हम इस टेक्स्ट बुक को देखते हैं तो इसके अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ। हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास हिंदी के अंदर। अब जब आप डीप लेवल पर देखते हो तो आपको हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड मिलती है। एक हमारी होती है प्री हिस्ट्री, फिर दूसरी हमारी होती है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा पार्ट होता है हमारा जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री। अब देखो, प्री हिस्ट्री वाला टाइम पीरियड होता है हमारा स्टोन एज वाला टाइम पीरियड, या हम कह सकते हैं वो हिस्ट्री का वो टाइम जिस टाइम के हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, ना कि कोई भी रिटन एविडेंस हमें उस टाइम का नहीं मिलता। उस टाइम के बारे में हमें सिर्फ पत्थर देखकर, टूल्स देखकर, इधर उधर से जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले उनसे हम उस एज के बारे में पता लगाते हैं। फिर प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री हमारा वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम के हमें रिटन एविडेंसेस भी मिले, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले, लेकिन जो रिटन एविडेंसेस मिले उनको हम समझ नहीं पाए आज तक भी। फ्यूचर का पता नहीं, अभी तक हम उनको समझ नहीं पाए, जिसके अंदर हम कंसिडर करते हैं हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम। जितना भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता है वो हमें पता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। वहां से जो हमें स्क्रिप्ट मिली रिटन, उसको हम आज तक समझ नहीं पाए। फिर आपका हिस्ट्री का टाइम पीरियड। हिस्ट्री का टाइम पीरियड कहाँ से शुरू होता है? आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहां से हमें रिटन एविडेंसेस में मिले और उन रिटन एविडेंसेस को हम समझ भी पाए, जिसमें बेसिकली आपका टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? वैदिक कल्चर से, क्योंकि वैदिक कल्चर्स के अंदर आपका ऋग्वेदा लिखा गया था और बाकी भी हमें डॉक्यूमेंट्स उस टाइम के मिलते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। अब जो आपकी ये एनसीईआरटी बुक है, इस एनसीईआरटी बुक के पहले चैप्टर के अंदर बात की गई है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। पहले चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। अब देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले हमें हड़प्पा की खोज की गई थी बाय दयाराम साहनी इन 1921, इसलिए सिविलाइजेशन को हड़प्पन बोला जाता है। अब इसी सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे पर ही ये सारी सिविलाइजेशन बसी हुई थी। इसीलिए जॉन मार्शल, जो 1924 के टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया था। अब आगे आ जाओ। बिगिनिंग। बिगनिंग की बात करें, हमने बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स को देखा मैच्योर हड़प्पन से पहले। वो कल्चर जो थे एसोसिएट करते थे पोर्ट्री के साथ, वहां से हमें एग्रीकल्चर के, पेस्टोरलिज्म के, क्राफ्ट के काफी सारे एविडेंसेस मिले। अब हमने साथ में ये भी देखा कि अर्ली हड़प्पन जो टाइम था और हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो बाद के एविडेंसेस मिले उनके अंदर भी काफी चेंजमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात समझो कि बिगिनिंग हम मानते हैं कि नियर अबाउट 300 बीसी के टाइम पीरियड पर हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। अब उसके बाद एग्जैक्टली जहां से हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं वो टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट हुआ? 300 बीसी से लेकर नियर अबाउट 1900 बीसी। ये टाइम पीरियड को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीक मानते हैं, और हम मानते हैं 1900 के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई और 1500 के आते आते हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गए। अब आगे समझो सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज। यहाँ पर बताया गया है मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप इन सम ऑफ द एरियाज ऑक्यूपाइड बाय अर्ली हड़प्पन कल्चर एंड शेयर्ड कॉमन सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज। दे एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। ये हमें समझ में आ गया।
उसके अलावा यहाँ पर क्या बताया गया है कि उनकी जो खाने की प्रैक्टिस थी उसमें ग्रेन्स और सीड्स भी इंक्लूडेड थे। हड़प्पन साइड पे हमें कौन कौन सी ग्रेन्स मिलती हैं, वो उनको व्हीट के बारे में पता था, व्हीट की कल्टीवेशन करते थे, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सेसमम। मिलेट्स हमें जो गुजरात के अंदर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स मिली, वहां से हमें मिलेट्स भी मिलते हैं। राइस की कल्टीवेशन के एविडेंसेस हमें बहुत कम मिले हैं, बिल्कुल आप मान सकते हो, हमें बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में हमें राइस के एविडेंसेस मिले हैं। सिर्फ हमें गुजरात की एक साइट है लोथल, वहां से हमें एविडेंसेस मिले, एक साइट है रंगपुर, वहां से हमें थोड़े बहुत राइस की कल्टीवेशन के एविडेंस मिले, उसके अलावा हमें नहीं मिले। अब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, अब सील्स और टेराकोटास स्कल्पचर जो हमें मिले, हम उनको देखते हैं जब हमें लगता है कि बुल के बारे में उनको पता था, तो इसलिए वो बुल को जानते थे और वो किसके लिए यूज करते थे, प्लोइंग के लिए यूज करते थे। उसके अलावा हमें कुछ टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं प्लो के, हैव बीन फाउंडेड कहाँ पर, चोलिस्तान में, जो क्या है एक डेजर्ट एरिया है, आज के टाइम पर कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर। और साथ में हमें बनावली हरियाणा के अंदर एक जगह है, वहां से भी हमें कुछ टेराकोटा मॉडल्स मिले, किसके, प्लो के। उसके अलावा क्या है, हमें प्लो फील्ड जो मतलब प्लोइंग किए हुए फील्ड के एविडेंसेस मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगन राजस्थान से। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यही चीजें पूछ जाते हैं, कहाँ से हमें किस चीज के एविडेंसेस मिले, कौन सी चीज उनको पता थी, कौन सी चीज उनको नहीं पता थी। साथ में हमें क्या मिला वहां से, हमने देखा वहां पर 2 सेट ऑफ फ्यूरोज हम फील्ड के अंदर जो राइट एंगल के ऊपर है। साथ में क्या सजेस्ट कर रही हैं वो चीजें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को इस चीज की नॉलेज थी कि वो दो क्रॉप्स को, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को सेम फील्ड के ऊपर कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा कैनाल सिस्टम के ट्रेसेस मिले हमें कहाँ से, शोरतुगई से, जो जगह आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर है। और साथ में ये भी माना जा रहा है कि वो इरिगेशन के लिए वेल्स का यूज करते थे। तो ये यहाँ पर क्या बताया गया, सारा उनका एग्रीकल्चर का बताया गया कि कौन कौन सी ग्रेन्स को वो कल्टीवेट करते थे, और साथ में एग्रीकल्चर की नॉलेज हमें कैसे मिलती है, कहाँ कहाँ पर हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एविडेंसेस हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मिले हैं। साथ में हमें गुजरात से मिले हैं वाटर रिजर्वायर्स, गुजरात के अंदर कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा से, जो कि आज के टाइम पर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब फिर यहाँ पर बताया गया मोहनजोदारो के बारे में, एक प्लैन्ड अर्बन सिटी। उस टाइम पर आज से हजारों साल पहले भी हमने जब देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कि मोहनजोदारो जो सिटी थी वो बिल्कुल आज के तरीके से प्लान थी, यानी हम आज की जो हम हमारी सिटी प्लान होती है उनको हम उस टाइम की प्लानिंग से रिलेट कर सकते हैं कि यस हमारा इंडिया उस टाइम पर कितना आगे था, कि इतने हजार सालों पहले भी उन लोगों को एक प्लानिंग की नॉलेज थी। अब ये जो सेटलमेंट हमें मोहनजोदाड़ो के अंदर मिली, ये सेटलमेंट 2 सेक्शंस में डिवाइडेड थी, एक साइड स्मॉल, दूसरी साइड लार्ज, यानी एक साइड आपका पूरा लोअर टाउन दिख रहा है और दूसरी साइड आपका क्या था, सिटाडेल। ऐसा माना गया कि ये चीजें जो है वो अपर और लोअर क्लास को शो करती थी, या फिर इधर सिटाडेल के साइड जो रिच क्लास थी, किंग थे, वो रहते होंगे, लोअर टाउन की तरफ जो नॉर्मल कॉमन पीपल थे वो रहते होंगे। इस तरीके से फिर हमने उन चीजों को एज्यूम किया। साथ में हमने देखा जो ब्रिक्स थी वो एक स्टैंडर्ड रेशियो के अंदर होती थी, वेयर द लेंथ एंड ब्रेथ जो थी वो 4 टाइम थी एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। ये पूरा लेआउट आपका मोहनजोदारो का यहाँ पर दे रखा है। फिर हमने देखा कि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी काफी प्लान्ड था, रोड्स और स्ट्रीट जो थी उनके लिए ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया गया था कि वो राइट एंगल के ऊपर सारा क्या करते थे, इंटरसेक्ट करते थे। आज भी अगर आप विलेज में जाओगे आपको दिखता है कि यहाँ रोड है, रोड के और घर के बीच में एक इस तरीके से नाली निकाल रखी है जहाँ से पानी की सप्लाई जा रही है, वो नालियां आगे जाकर टकरा जाती हैं, और इस तरीके से पानी की मैनेजमेंट भी सारी चलती रहती है, रोड भी सेफ रहता है और लोगों के घर के अंदर पानी भी नहीं जाता। तो ये सारा सिस्टम, ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के अंदर भी देखा। अब बात करें डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की, जो लोअर टाउन था मोहनजोदारो का उसको मेनली हम मानते हैं कि वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, वहां पर कॉमन जो लोग थे वो रहते थे, कॉमन इंसान वहां पर रहते थे। अब मैन्यूवर सेंटर्स क्या थे उनके बीच में, उनके घर कैसे होते थे, चारों तरफ घर हैं, बीच में मतलब चारों तरफ रूम है एक घर के अंदर, बीच में कोर्टयार्ड है। कोर्टयार्ड जो होता था मेनली उनका क्या होता था, सेंटर ऑफ एक्टिविटीज होता था। उनकी वॉल्स के अंदर कोई भी विंडो नहीं थी अलोंग द ग्राउंड लेवल, यानी जो विंडोज थी वो बहुत ऊपर की तरफ थी, जिससे हम मान सकते हैं कि अगर बाहर से कोई इंसान
किसी घर के अंदर देखेगा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जो मेन एंट्रेंस होती थी वो भी किस तरीके से होती थी, जो इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड का डायरेक्ट व्यू बाहर वाले इंसान को ना दे। तो इससे हम मान सकते हैं कि वो प्राइवेसी के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे और अपनी घर की प्राइवेसी को मेंटेन करते थे। साथ में माना गया है कि जो भी हमें एविडेंसेस मिले कि उनके सभी जो घर होते सभी घरों में अपना बाथरूम होता था। आज भी इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन उस टाइम पर इंडिया में ऐसा था कि यस, एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स। सम हाउसेस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस आल्सो टू रीच अ सेकंड स्टोरी और द रूफ। छत पर जाने के लिए या फिर सेकंड फ्लोर भी है, उनके ऊपर जाने के लिए हमें सीढ़ियों के एविडेंसेस भी मिले हैं। कुछ घरों के अंदर हमें वेल्स, जो कुएं होते हैं, वो भी देखने को मिले हैं। उसके अलावा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, हमें 700 से ज्यादा, जब हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखे, हमें 700 से ज्यादा वेल्स के एविडेंसेस मोहनजोदारो के अंदर मिले हैं। अब बात करते हैं सीटाडिल वाले रीजन के अंदर क्या था। सीटाडिल वाले रीजन के अंदर हमें एक मिलता है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या था, एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक कोर्टयार्ड के अंदर सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड। हम मान के चलते हैं कि मे बी ये जो ग्रेट बाथ वाला सिस्टम था ये कुछ रिलीजियस पर्सपेक्टिव को उस टाइम के डिवोट करता है। जैसे हम आज के टाइम पर देखते हैं, हम गंगा नदी में नहाते हैं, अभी महाकुंभ था जब हम प्रयागराज के अंदर वहां पर लोग गए, तो उसी टाइप से ये भी एक चीज थी जो शायद उनके रिलीजियस बिलीफ को शो करती थी। देयर वर 2 स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक। उसके अलावा क्या है, रूम्स थे तीनों तरफ में भी, जो लेडीज होती थी उनके कपड़े चेंज वगैरह करने के लिए वो रूम उस टाइम पर बनाए गए होंगे। Across a lane to the north lays a smaller building with 8 bathrooms, 4 on each side of a corridor, with drains from each bathroom connected to a drain that run along the corridor. तो ये क्या है, पूरा आपका उसका ग्रेट बाथ का यहाँ पर आपको एक्सप्लेन पूरा कर रखा है। यूनिकनेस ऑफ द सिटाडेल सजेस्ट दैट इट वाज यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस। तो वही बात हुई कि उस ग्रेट बाथ को किसी स्पेशल पब्लिक पर्पस पर, ओकेजन पर, फेस्टिवल पर या किसी रिलीजियस बिलीफ के चलते यूज किया जाता था। अब बात आती है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। हमने कैसे पता लगाया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर भी सोशल डिफरेंसेस होते थे। अब देखो, सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है, हमें पता चला ब्यूरल्स से। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हमें 2 बातें पता चली। ब्यूरल्स, जो मतलब किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद उसको जो दफनाया जाता था, उससे ब्यूरल्स के अंदर। अब पहली चीज हमें ये पता चली कि वो लोग जो थे वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। ये बात कैसे पता चली, क्यों? क्योंकि वो बुरल्स के साथ क्या करते थे, कुछ ना कुछ जो सामान होता था उसको रख देते थे, और ये सोचकर कि अभी व्यक्ति की जो अगली जिंदगी होगी उसमें क्या होगा, ये ब्यूरल्स काम आएंगे। अब दूसरी चीज हमें ब्यूरल्स को देखकर क्या पता चला, कुछ ब्यूरल्स के अंदर डेड बॉडी के साथ क्या रखा हुआ था, पोटरी रखी हुई है, साथ में ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं अच्छे अच्छे गोल्ड के, देख लिया। एक फिर दूसरा ब्यूरल देखा, उसके अंदर क्या देखा, सिंपल सा टेराकोटा के स्कल्पचर्स रखे हुए हैं, सिंपल पोट्री रखी। क्या पता चला कि जहां पर हमें गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी देखने को मिली जिस ब्यूरल्स के अंदर, मतलब वो किसी अमीर आदमी का ब्यूरल होगा। जहां पर टेराकोटा वगैरह देखने को मिले, यानी वो किसी मिडिल क्लास इंसान का, किसी कॉमन पीपल का ब्यूरल होगा। तो इस तरीके से हमें ब्यूरल की हेल्प से कुछ सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में भी क्या किया, पता लगाया। फिर लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब लग्जरीज क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट्स जो क्या तो रेयर हो या फिर कॉस्टली हो, जिनको खरीदने के लिए आपको पैसा ज्यादा देना पड़ता है, उनको हम लग्जरीज के अंदर काउंट करते हैं। लिटिल पॉट ऑफ फेंस। फेंस किससे बने होते थे, मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका, उसको मिक्स किया जाता था कलर एंड अ गम, और देन उसके अंदर आग लगाई जाती थी। वर प्रोबेबली कंसिडर प्रीशियस बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू मेक। इनको प्रीशियस इसलिए कंसिडर किया जाता था क्योंकि इनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। अब क्या दे रखा है, रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल आर जनरली इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा एंड आर रेयरली फाउंड इन द स्मॉलर सेटलमेंट। मेनली देखा गया जितने भी रेयर ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन से, वो क्या तो मोहनजोदारो के अंदर मिले या हड़प्पा के अंदर ही मिले, बाकी जो जगहें थी वहां से हमें इतना कुछ नहीं मिला।
अब देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम का क्राफ्ट प्रोडक्शन। चहुंद्रो एक इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट है, माना जाता है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का हब था, क्राफ्ट हब। जैसे आज के टाइम पर हम कह देते हैं ये गोल्डन सिटी है, ये एजुकेशन हब है, ये सिटी जहाँ पर ज्यादा एजुकेशन का काम चल रहा हो, तो इसी तरीके से जो चहुंद्रो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की कौन सी सिटी थी जहाँ पर सबसे ज्यादा क्राफ्ट का काम किया जाता था। यहाँ पर बीड मेकिंग होती थी, शेल कटिंग होती थी, मेटल वर्किंग होती थी, सील मेकिंग होती थी और वेट मेकिंग किया जाता था। स्टोन्स लाइक कार्नेलिन जो रेड कलर के होते थे, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टर, स्टेटाइन, इन सब का यूज किया जाता था। मेटल्स की बात करें, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, इनका यूज किया जाता था। शेल्स का, फैंस का, टेराकोटा का, बर्nt क्ले का, इन सारी चीजों का यूज किया जाता था और इनसे जो था क्राफ्ट का काम उस टाइम पर प्रोसीड किया जाता था। साथ में जो चीजें बनती थी उनको अलग अलग शेप्स में भी बनाया जाता था और अलग अलग टेक्निक्स के साथ सारी चीजों को बनाया जाता था। रेड कलर ऑफ कार्नेलियन किससे मिलता था हमें? वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तरीके से वहां पर चहुंद्रो के अंदर सारा क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के अंदर किया जाता था। हड़प्पा उसके अलावा अगर चहुंद्रो के अलावा हम देखें और कौन सी साइट्स थी जो इस काम में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व थी, वो थी आपकी लोथल, और कुछ थोड़े बहुत एविडेंसेस हमें धोलावीरा से भी मिले। लोथल भी आपकी कहाँ की साइट है? गुजरात की ही साइट है। नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बैंगल्स, लेडल्स एंड इनले व्हिच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट। ये जो दो जगह थी वो किसके अंदर स्पेशलाइज थी? मेनली शेल ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। अब बात करते हैं आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। तो सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कुछ नहीं है, वही सारी चीजें सेम बताई गई हैं कि रॉ मटेरियल होता था उसको अलग अलग जगह से कलेक्ट किया जाता था, जो भी रॉ मटेरियल क्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए चाहिए, उसके बाद उनको कट किया जाता था ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो इस तरीके से जो पूरा प्रोसीजर था वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए किया जाता था। फिर है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स। वेराइटी ऑफ मटेरियल जो था उसको क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज करते थे। अब अलग अलग मटेरियल जो था वो अलग अलग जगह से हमें मिलता था। जैसे जो क्ले थी वो लोकली अवेलेबल होती थी, कुछ स्टोन थे, टिम्बर थे, मेटल थे, उनको कहीं बाहर से मंगवाना भी पड़ता था। Terracotta toy models of bullock carts suggest that this was one important means of transporting goods and people across land routes. Riverine routes along the Indus and its tributary as well as coastal routes were also probably used. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि देखो कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन की चीजें लोकली उनको मिल जाती थी, जो उनको नहीं मिलती थी वो उनको थोड़ी सी दूर से लानी पड़ती थी। कैसे लाते थे? हमने टेराकोटा के टॉयज देखे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के, जिनके अंदर क्या थे? बुलॉक कार्ट के मॉडल्स थे, जिनसे हमें पता चला लोग जो थे बुलॉक कार्ट का यूज करते थे उस टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसके अलावा हमने ये भी एविडेंसेस देखे कि उनके पास दूसरा रास्ता क्या था? ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा रास्ता था उनके पास नदी का रास्ता। क्यों? क्योंकि उनके पास इंदस रिवर थी, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी, तो वो नदी के रास्ते से भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे? ट्रेवल किया करते थे। अब आता है मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब जब आप देखोगे ऐसा नहीं है कि सारा मटेरियल जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन को आसपास से ही मिल जाता था। कुछ मटेरियल के लिए वो थोड़ा दूर भी कनेक्ट करते थे और साथ में कुछ मटेरियल वो भी थोड़ा सा दूर ट्रांसपोर्ट भी किया करते थे, एक्सपोर्ट भी किया करते थे, जो हम आज के टाइम पर भी करते हैं। इसको हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। द हड़प्पन प्रोक्यूर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। कैसे? They established settlements such as Nageshwar and Balakot in areas where shell was available. देखो हड़प्पन के लोगों ने क्या किया, हड़प्पा के लोगों ने क्या किया, उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट के अंदर सेटलमेंट बनाई। वहां पर क्या मिलती थी उनको? शेल की अवेलेबिलिटी मिलती थी। अब फिर है शोर्तुगई, जो अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है। वो बेस्ट सोर्स था किसका? लेपिस लाजुली का। लेपिस लाजुली क्या है? ब्लू स्टोन दैट वाज अपेरेंटली वेरी हाईली वैल्यूड। एक ब्लू कलर का स्टोन जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। वो हमें कहां से मिल जाता था? शोर्तुगई से। लोथल क्या था? वॉज नियर सोर्स ऑफ कार्नेलियन फ्रॉम बरूचिन गुजरात, स्टेटाइट, और साथ में मेटल हमें कहां से मिल जाता था? राजस्थान से। तो इस तरीके से अलग अलग जगह इस्टेब्लिश हुई, अलग अलग सेटलमेंट्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे बढ़ती गई? जहां पर हमें जो चीज मिली वहां से हमने उस जगह पर सेटलमेंट बनाई और वहां से हमें उस चीज की सप्लाई मिलने लग गई। तो इस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो एक्सपेंड होती चली गई थी।
खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। उस टाइम भी जो कॉपर था वो खेतरी रीजन से आता था। आज के टाइम तक भी जो आपकी खेतरी की माइंस है फॉर कॉपर आज तक भी उतनी ही फेमस है। साउथ इंडिया फॉर गोल्ड, आज भी हमें साउथ इंडिया से जो कर्नाटका वाला रीजन है वहीं से हमें गोल्ड मिलता है। उस टाइम पर भी जो गोल्ड के लिए वो उसी जगह से कनेक्ट करते थे। साथ में क्या करते थे, उनका कम्युनिकेशन जो था लोकल कम्युनिटीज के साथ उन्होंने बहुत अच्छा उस टाइम पर बना रखा था, ताकि क्राफ्ट प्रोडक्शन के काम करते टाइम उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और उनको जो भी चीजें अवेलेबल चाहिए वो सारी अवेलेबिलिटी उनको उस टाइम पर मिल जाती थी। अब है कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंस लैंड। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो वर्ल्ड में अदर सिविलाइजेशन थी उनके साथ भी कॉन्टेक्ट्स थे? क्या हमें उसके एविडेंसेस भी मिलते हैं? यस, हमें डेफिनेटली मिलते हैं। एविडेंसेस ये कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के और इजिप्टियन सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी थी, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशन उस टाइम पर एस्टेब्लिश थे। अब इसको देखते हैं। कॉपर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान। Chemical analysis have showed that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel, suggesting a common origin. अब देखो, हमने जब उन चीजों को चेक किया तो हमने देखा कि जो एविडेंसेस मिले हमें कॉपर के, जब हमने उसको एनालाइज किया हमने देखा कि जो ट्रेसेस है वो ट्रेसेस क्या शो कर रहे हैं, निकल के ट्रेसेस की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है ओमान वाले के अंदर भी और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें मिला उसके अंदर भी, जिनसे हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस रीजन से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन था। मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द 3rd millennium BC refers to copper coming from a region called Magan, जिस perhaps a name for Oman। हम ऐसा मानते हैं कि उस टाइम पर जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो रेफर करते हैं कि उनके पास कॉपर आता था मगान से, और हम मान रहे हैं जो एविडेंसेस के अकॉर्डिंग कि जो मगान नाम था वो किसके लिए यूज करते थे, ओमान के लिए यूज करते थे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टेक्ट्स विद रीजन नेम्ड दिलमुन। मेनली हम मानते हैं कि वो दिलमुन किसको रेफर करते हैं, द आइलैंड ऑफ बरेन को, मगान एंड मेलुआ पॉसिबली द हड़प्पन रीजन। और हम मानते हैं जो ये मेलुआ वर्ड है वो मेनली किसके लिए यूज करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के लिए। दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुआ, क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट्स को मेंशन किया हुआ है जो उनके पास मेलुआ से आते थे, जिसके अंदर है कार्नेलियन, लेपिस लेजुली, कॉपर, गोल्ड, वेराइटीज ऑफ कॉपर, और ये सारी चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के लिए है। तो इसलिए हम मानते हैं कि जो मेलुआ वर्ड है वो उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए ही डिनोट किया है। इट इज लाइकली डेट कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरेन और मेसोपोटामियन वो कैसे थी, बाय सी। Mesopotamian texts refer to Melua as a land of seafarers, ship and boat are depicted on seals। और जब हम अपनी बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को बोट मेकिंग की नॉलेज थी, साथ में उनके पास एक सी रूट भी स्टैब्लिश था, ऐसा हम एविडेंसेस के अकॉर्डिंग मानते हैं। अब बात करते हैं सील्स, स्क्रिप्ट्स, वीड्स। अब इनको किसके लिए यूज किया जाता था, यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। ईच बैग ऑफ गुड वाज अफिक्स्ड विद सम वेट क्ले ऑन विच सील जो थी उसको प्रेस कर दिया जाता था। इफ द बैग रीच विद सील इंटैक्ट दैट मींस इट वाजंट टेम्पर्ड। मतलब अगर वो सील के साथ गया तो मतलब क्या है उससे कि सेंडर की आइडेंटिटी पता चल जाएगी और मतलब सामान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। नेक्स्ट है एनिमेटेड स्क्रिप्ट। अब बात आ गई यहाँ पर स्क्रिप्ट की। हमने बात की थी पीछे की हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट तो मिली लेकिन हम स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाए, तो इसीलिए बोला गया है हड़प्पन सील यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर, द मोटिव, जनरली एन एनिमल, कन्वेड अ मीनिंग ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड। मोस्ट इंस्क्रिप्शन जो है वो शॉर्ट है। लॉन्गेस्ट कंटेन जो है इंस्क्रिप्शन वो 26 साइंस को कंटेन करती है। ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू डेट, इट वाज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल। जो मैंने आपको बताया कि अभी तक हम उस जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक रीड नहीं कर पाए। जो स्क्रिप्ट है वो किस तरीके से लिखी गई है, जिस जो राइटिंग है स्क्रिप्ट के अंदर उसको मेनली हम कहते हैं बॉस्ट्रेफेडॉन राइटिंग। उसके अंदर क्या होता है कि हम एक लाइन लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, फिर हमने नेक्स्ट लाइन लिखी लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर हमने इस तरीके से, तो ये आपकी क्या हो जाती है, बॉस्ट्रेफेडॉन राइटिंग हो जाती है जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मिलती है।
अब बात करते हैं वेट्स की। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड अप ऑफ अ स्टोन। किस स्टोन का नाम क्या था? चर्ट। एंड जनरली क्यूबिकल होते थे विदाउट एनी मार्किंग्स। दूसरी बात हमें वेट्स के बारे में क्या याद रखने होंगे, उनके जो डिनोमिनेशंस होते थे वो किस में होते थे? बाइनरी के अंदर होते थे, while the higher denomination following the decimal system। स्मॉलर वेट्स जो थे वो किसके लिए यूज होते थे? यूजुअली ज्वेलरी और बीड्स को वेट करने के लिए। एंड मेटल स्किन पेन्स हैव आल्सो बीन यूज्ड। आपने आज भी विलेज के अंदर कहीं ना कहीं वेट सिस्टम को देखा होगा, आपने कोई हिस्टोरिक मूवी देखी होगी तो वहां पर भी आपने वेट सिस्टम को जरूर देखा होगा। अब बात आती है एंशियंट अथॉरिटी के बारे में। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं मिले कि वहां पर 101% कोई किंग था ही, ऐसे तो एविडेंसेस नहीं मिले। मेनली हमें क्या आइडिया है कि वहां पर कोई ना कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम जरूर था जो सारी चीजों को इतने अच्छी तरीके से मेंटेन करता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कोई भी एविडेंसेस नहीं है। मे बी हमें स्क्रिप्ट समझ आ जाती तो हमारे पास एविडेंसेस होते, लेकिन स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं गई और हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि उस टाइम पर ये राजा हुआ करता या ये रानी हुआ करती। जब प्लेसेस और किंग्स की हम बात करते हैं तो हमें लार्ज बिल्डिंग्स मिली है मोहनजोदारो के अंदर जिनको हम एज अ किंग का महल डिनोट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उसको लेकर आज भी काफी ज्यादा क्लैशेस है, क्योंकि हम एग्जैक्ट फाइंडिंग्स जो है वो अभी तक नहीं कर पाए। एक हमें वहां से स्कल्पचर मिलता है प्रिस्ट किंग का, बट इससे भी हम कोई ज्यादा आइडिया नहीं लगा सकते। सम आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पास कोई रूलर नहीं था, जितने एवरीबडी जो भी वहाँ के लोग थे वो इक्वल स्टेटस को एंजॉय करते थे। कुछ फील करते हैं कि वहां पर कोई सिंगल रूलर नहीं था, लेकिन बहुत सारे रूलर थे, यानी मोहनजोदारो का अलग रूलर था, हड़प्पा सिविलाइजेशन का अलग रूलर था। तो इस तरीके की चीजें हैं, कुछ कोई कुछ बिलीव करता है, कोई कुछ बिलीव करता है, लेकिन आज तक हम फाइनली पता नहीं लगा पाए कि एग्जैक्टली चीजें क्या थी। अब बात आती है सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। तो देखो, सिंपल सी बात है, एग्जैक्ट आंसर हमारे पास इस चीज का भी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है 1900 के बाद सिविलाइजेशन एंड होने की, कुछ का मानना है अर्थक्वेक की सिचुएशन आ गई, अर्थक्वेक ने सब खत्म कर दिया। कुछ का मानना है इंदस रिवर के अंदर फ्लड की सिचुएशन आ गई, इंदस ने अपना मे बी कोर्स चेंज कर दिया जिससे फ्लड की सिचुएशन आई और सब कुछ बह गया। ठीक है, उसके अलावा कुछ का मानना क्या है कि लोगों में आपस में ही, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनमें सिविल वॉर हो गया और क्या हुआ, वो आपस में कट मर गए। ठीक है, चौथी सिचुएशन ये मानी जाती है कि 1500 के टाइम पीरियड पर आर्यन इन्वेजन हुआ। आर्यन जो थे वो इंडिया के अंदर आए थे, वो तो आए थे, वो हमें भी पता है। तो ऐसा माना जाता है जब वो आए उनका क्लैश हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का के लोगों के साथ और उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को मार दिया। इस तरीके से जो सिविलाइजेशन थी उसका एंड हो गया। तो इस तरीके की स्टोरीज है, बट हमें 100% आज भी ये नहीं पता कि एग्जैक्टली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। होपफुली फ्यूचर में पता चले, लेकिन अभी तक ये चीजें सस्पेंस है। जब हम यूपीएससी के अंदर लिखते हैं, अब देखो मेंस में वैसे क्वेश्चन नहीं आता, पर अगर आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल होता तो आपसे पूछा जा सकता था क्या डिक्लाइनिंग रीजन है हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो वहां पर कैसे लिखा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट के नाम लिखे जाते हैं, किस आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या थ्योरी बताई हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने की, वो लिखी जाती है। क्योंकि 100% हमें भी नहीं पता कि एक्चुअल में हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। उसके बाद क्या है, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन कनिंगम्स कंफ्यूजन, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। अब इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, यहाँ पर मत देखो, मानो इसको मत पढ़ो, मैं जो कह रही हूँ पहले वो सुनो। एक कनिंगम नाम का इंसान था, नाम क्या है, कनिंगम। अब ये कौन थे, ये थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के पहले डायरेक्टर जनरल इंडिया के। अब क्या हुआ, इनको सबसे पहले एविडेंसेस मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। इनको एविडेंसेस मिले, इन्होंने एविडेंसेस को देखा, इन्होंने क्या किया, उसको पहले चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम के साथ लिंक वगैरह किया और चीजें की। सिंपल सी बात है, पर देखो कुल मिलाकर बात यह है कि इनके एविडेंसेस मिले और इन्होंने सिंपल भाषा में क्या कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया। इनको समझ नहीं आया उन एविडेंसेस का लिंक क्या था और इन्होंने उस चीज को इग्नोर कर दिया, बात वहीं पर खत्म हो गई। ठीक है, दोबारा बात हड़प्पन सिविलाइजेशन की कब उठी, सीधा बात चली गई अगले 60-70 साल के बाद। इन्होंने 19th सेंचुरी में 1850s के टाइम पर वो चीज देखी थी, इग्नोर कर दी, फिर बात
चली गई बहुत सालों के बाद। कहाँ पर? 1921 में। 1921 में एक इंसान था जिसका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने की हड़प्पा की डिस्कवरी। यहाँ पर हुई हड़प्पा की डिस्कवरी। इस डिस्कवरी के साथ और एक चीज क्या हुई, उस टाइम पर ब्रिटिश रूल था। देखो, ब्रिटिश बहुत क्लियरली मानते थे कि इंडिया जो है एक अनसिविलाइज्ड नेशन है और वो कोई रिस्पेक्ट हमारी नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था हमारी जो पास्ट है, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, उसके अंदर ग्लोरी जैसा कुछ नहीं है। लेकिन जब 1921 के अंदर दयाराम साहनी को ये हड़प्पा की डिस्कवरी उन्होंने की, वहां से एक वर्ल्ड लेवल के अंदर हमने भी टर्निंग पॉइंट दिखाया कि यस, हमारे पास भी अपनी सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पर दयाराम साहनी ने अपना काम किया। फिर 1922 के अंदर क्या हुआ, रखाल दास बनर्जी जी ने मोहनजोदारो की डिस्कवरी कर दी। फिर एक उसी टाइम पर डायरेक्टर जनरल थे जिनका नाम क्या था, जॉन मार्शल। उन्होंने 1924 के अंदर अनाउंस किया डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली, और इसी सिविलाइजेशन को फिर जॉन मार्शल ने ही नाम दिया हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया। उसके बाद क्या हुआ, काफी टेक्निक्स को अपनाया गया और भी फिर काफी सारी जो साइट्स हैं उनको डिस्कवर किया गया। अब उसके अलावा क्या चीज है, आज के टाइम पर आपसे कोई पूछे हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो देखो 2014 तक हम मानते थे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी साइट है वो है मोहनजोदारो, जो आज के टाइम पर पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन बाद में दोबारा से डिस्कवरी जैसे चलती ही रहती है, अब भी चली रही है, उससे हमें पता चला कि नहीं, सबसे बड़ी जो एरिया वाइज जगह देखी जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो मोहनजोदारो नहीं, वो क्या है, राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है राखीगढ़ी जगह, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सेटलमेंट थी। अब इसमें 2014 तक मानते थे, अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर दोगे राखीगढ़ी। और 2014 मैंने बोला तो इसका कोई भी लिंक गवर्नमेंट से नहीं है, वो जस्ट सर्वे बाद में जब दोबारा चेक हुई तो एरिया जो था वो राखीगढ़ी का ज्यादा मिला। अब उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। बेसिक जो स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी। अब आती है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या है, देखो, इंडिया के अंदर कोई चीज हमें मिले, कोई सिविलाइजेशन मिले और कुछ हम देखें ना देखें, रिलीजन का कंटेक्स्ट हम जरूर देखते हैं कि रिलीजन से रिलेटेड मैटर देखो इस सिविलाइजेशन का क्या था। अब हमें नहीं पता कि वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, क्या थे, हमें इस चीज का कोई आइडिया नहीं। मेनली क्या हुआ, वहां से हमें एग्जैक्ट कुछ नहीं मिला, हमें वहां से कुछ फिगर्स मिले। हमें कुछ टेराकोटा फिगर्स मिली वुमेन की, जिन्होंने बहुत हैवी ज्वेलरी पहन रखी थी, जिसको हमने एज अ मदर गॉडेस रिगार्ड किया। साथ में हमें वहां से एक प्रिस्ट किंग का स्टैचू मिला। उसके अलावा हमें ग्रेट बाथ मिला था मोहनजोदारो के अंदर। फायर अल्तार्स मिले हमें कहाँ पर, कालीबंगन और लोथल के अंदर। उसके अलावा हमें एक वन हॉर्न्ड एनिमल मिला जिसको हमने यूनिकॉर्न का नाम दिया। उसके अलावा हमें एक योगिक पोस्चर के अंदर एक स्टैचू मिला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिसको हमने प्रोटो शिवा का नाम दिया। तो इस तरीके से डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि वो हिंदू थे, लेकिन ऐसा है, इन एविडेंसेस को देखकर जो हमने कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि मोस्टली वहां पर ऐसा कोई डोमिनेट रिलीजन नहीं था। बस हम थोड़ा बहुत उसको आज के रिलीजन से कनेक्ट कर सकते हैं, ड्यू टू जैसे यहाँ पर हमें प्रोटो शिवा का सीट मिली उस हिसाब से। और मेनली माना गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, वो पूजा करते थे नेचर। फिर यहाँ पर आपको पूरी टाइमलाइन दी हुई है। सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक के बारे में, ये स्टोन एज की टाइमलाइन है। स्टोन एज की टाइमलाइन एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती, बिल्कुल इग्नोर कर दो। यहाँ पर आ जाओ 2600 BC से, जहाँ से हम मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड मानते हैं, पीक हड़प्पन सिविलाइजेशन का। उसके बाद 1000 अर्ली आयरन और मेगालिथिक ब्यूरल्स जहाँ से हमें मिले, फिर अर्ली हिस्टोरिक, फिर उसके बाद क्या है, आगे चीजें आगे आ जाती। फिर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड है। 1921 के अंदर हड़प्पा मिला था। 25 के अंदर जो थी मोहनजोदारो मिल चुकी थी, डिस्कवरी हो चुकी थी, वहां पर और ज्यादा एक्सकवेशन को स्टार्ट कर दिया गया ताकि समझने के लिए। उसके बाद 46 के अंदर क्या हुआ, हड़प्पा के अंदर और ज्यादा एक्सकवेशन करना स्टार्ट कर दिया। 1955 में लोथल के अंदर चीजें स्टार्ट हो गई।
तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट साइट्स को सभी को एक्सकवेट करना स्टार्ट किया ताकि हमें एविडेंसेस मिले और हम समझ सकें एग्जैक्टली हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसी थी। आज तक चीजें चल रही हैं, डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, डेवलपमेंट होते होते बुक्स में ऐड होती रहती है। अभी भी रिसेंटली न्यूज के अंदर था कि थार डेजर्ट के अंदर भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले हैं, और वहां से एविडेंसेस मिलने के बाद जो फ्यूचर में मे बी आपके मैप्स होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उनमें कुछ चेंजमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स क्या हैं? Shamans are men and women who claim magical and healing powers as well as the ability to communicate with the other world. Shamans किनको बोला जाता है? उन men या women को जो मानते हैं कि उनके पास मैजिकल पावर्स है और उनके पास एबिलिटी है दूसरी दुनिया के लोगों से बात करने की, उनको माना जाता है शमन्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, 600 BC टू 600 C। तो मेनली आप मान सकते हो 600 साल BCE के और 600 साल आगे के, यहाँ पर टोटल आपके 1200 साल के अंदर कैसे अर्ली टाउन्स वगैरह रहे उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझो। नियर अबाउट 1500 BC के आते आते क्या हो गया था, आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड। उसके बाद एक टाइम पीरियड आता है जिसके अंदर जो आर्यन थे वो इंडिया के अंदर आए। अब टाइम पीरियड को हम डिवाइड करते हैं, 1500 से लेकर 1000 BC के टाइम पीरियड को हम मेनली कहते हैं ऋग्वैदिक एज। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर ऋग्वेदा को लिखा गया था। और फिर 1000 BC से लेकर 500 या फिर आप 600 ये BC का टाइम पीरियड है, इसको हम कहते हैं लेटर वैदिक एज। इसको हम कहते हैं लेटर वैदिक एज, जो मेनली हमको महाभारत के एविडेंसेस, मतलब अगर हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी में समझें तो इसी टाइम पीरियड के बीच में हम मानते हैं कि महाभारत के जो युद्ध के एविडेंसेस हैं, जो हिस्ट्री बोलती है, वो हमारे पास हैं। बुक्स की अलग है, कौन से युग में था उस चीज में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ये दो टाइमलाइन रही। अब इन दोनों के बारे में यहाँ नहीं बताया गया है, यहाँ पर इसके बाद की बात बताई गई है। यहाँ पर हमें क्या बताया गया है? यहाँ पर हमें बताया गया है कि जैसे जैसे जो लेटर वैदिक एज खत्म होने के बाद क्या हुए, टाउन्स बनने स्टार्ट हुए। टाउन्स बनने क्यों स्टार्ट हुए? पहले लोग क्या करते थे, एक जगह पर रहते थे कुछ दिन, फिर वहां से मूव कर जाते थे, जो हम ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, लेटर वैदिक एज जैसे जैसे खत्म हो रही थी, जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उन्होंने सेटल होना शुरू किया कहीं कहीं पर। और क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छी खासा इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो वो सेटल हो भी सकते थे, तो उन्होंने सेटल होना शुरू किया। अब उन्होंने सेटल होना स्टार्ट किया तो जो जगह थी वो डेवलप हुई, जिनको बोला जाता है जनपद्स, जिनको बोला जाता है जनपद्स। यहाँ तक समझ आ गया? अब जो जनपद्स थे वो जब बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर कन्वर्ट हुए, कुछ जनपद, उनको बोला गया महाजनपदास, जो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कितने थे? 16 इन नंबर। अब महाजनपद हो गए 60। मेनली सारे कहाँ पर थे? आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर ही सभी देखने को मिलेंगे। मतलब नॉर्थ इंडिया से नीचे सिर्फ आपको एक ही महाजनपद देखने को मिलता है जब हम मैप को देखते हैं। अब क्या हुआ, उन महाजनपद के अंदर से भी एक महाजनपद था, कौन सा? मगधा। महाजनपद कौन सा था? मगधा, जिसको अगर आपने कभी श्री कृष्ण की कहानी सुनी होगी तो आपने सुना होगा कि यहाँ से कौन बिलोंग करते थे? जरासंध बिलोंग करते थे, जिन जरासंध को भीम ने मारा था, और वो सारी चीजें भी आपने सुनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हुआ, मगधा एक महाजनपद था। अब मगधा क्या हुआ, बाद में चलकर मगधा ने बाकी सभी महाजनपद को किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल के अंदर लिया, किसी के अंदर मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाकर, किसी के साथ युद्ध कर बैटल करके। और फिर क्या हुआ, मगधा क्या था, एक किंगडम के रूप में इस्टेब्लिश हो गया। मगधा जहां महाजनपद जिसकी लोकेशन आपके बिहार के अंदर है। अब क्या हुआ, मगधा इस्टेब्लिश हो गया, फिर मगधा के रूलर्स आए कुछ, उन्होंने रूल किया, और फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मगधा एम्पायर को रिप्लेस करके उसी सेम जगह पर किसकी स्टार्टिंग की? मौर्य एम्पायर की स्टार्टिंग की। फिर वहां पर क्या चला? मौर्यन एम्पायर का रूल चला। फिर मौर्यन एम्पायर चला, अशोका थे, अशोका के बाद कुछ और रूलर्स आए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो मौर्य एम्पायर था वो भी खत्म हो गया। अब मौर्य एम्पायर जब तक इंडिया में चल रहा था, इंडिया का मोस्ट ऑफ द रीजन, चाहे वो पाकिस्तान वाला रीजन हो, अफगानिस्तान तक, सारा जो रीजन था वो मौर्यन एम्पायर के अंडर आता था। मौर्यन एम्पायर खत्म होने के बाद क्या हुआ, जो हमारा इंडिया था वो अलग अलग किंगडम्स के अंदर डिवाइड हो गया,
अलग अलग राजाओं के अंदर डिवाइड होगा। कैसे? जो बिहार यूपी वाला रीजन था वहां पर मौर्यास को रिप्लेस किया शुंगास ने, और शुंगास को बाद में रिप्लेस किया कैनवास ने। यहाँ की पढ़ ली। अब जब साउथ के अंदर देखते हैं तो उस टाइम पर हमें नीचे बिल्कुल मिलते हैं कौन? चोलास, चेरास और पांड्यास, एक तरफ वो मिलते हैं। थोड़ा सा हम बीच में ये महाराष्ट्र वाला, आंध्र प्रदेश वाला रीजन यहाँ देखते हैं। यहाँ हमें मेनली कौन सी डायनेस्टीज देखने को मिली बाद में? सातवाहनास डायनेस्टी देखने को मिली, इक्ष्वाकु डायनेस्टी देखने को मिली। फिर सातवाहनास को रिप्लेस किसने कर दिया? वेकेटक्स ने कर दिया। और सेम टाइम पर जहां पर नीचे सातवाहनास चल रहे थे, एक जगह शुंगा कैनवास चल रहे थे, उसी टाइम पर जो नॉर्थ में कश्मीर, पंजाब, ये वाला रीजन था, यहाँ पर कौन आए? इंडो ग्रीक्स आए। इंडो ग्रीक्स ने यहाँ पर आकर अलग अलग किंगडम्स बनाए। सबसे पहले रूल आया शाकाज का रूल आया, शाकाज से प्रतिहास का रूल आया, फिर प्रतिहास से वहां पर रूल किसका आया? फिर नेक्स्ट डायनेस्टी का वहां पर रूल आया। इस तरीके से वहां पर अपना अलग चल रहा था। तो इस तरीके से चीजें चलती रही। फिर चीजें दोबारा हमारा इंडिया कहाँ पर यूनाइट हुआ? दोबारा हमारा इंडिया यूनाइट हुआ गुप्ता एम्पायर के टाइम पर। ये सारी चीजें चल रही थी। फिर नियर अबाउट आफ्टर 4-5 सेंचुरी के अंदर क्या हुआ? गुप्ता एम्पायर है। गुप्ता एम्पायर ने दोबारा से, रूलर्स कैपेबल थे तो दोबारा इंडिया को अपने अंडर ले लिया। तो यहाँ तक की ये यहाँ पर स्टोरी है। तो ये आपको बेसिक क्रोनोलॉजी मैंने समझा दी है क्योंकि यहाँ पर नहीं मेंशन है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब सबसे पहले यहाँ पर शुरू होती है चीजें प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी। यहाँ पर सिंपल सी एक बात बताई गई है। जेम्स प्रिंसेप नाम के एक इंसान थे, उन्होंने डेसिफाइड किया किसको? ब्रह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट को, दो स्क्रिप्ट्स को जो आपको पुरानी इंस्क्रिप्शन के अंदर यूज में दिखाई देते हैं। और उन्होंने ये देखा कि जो ये प्रियदर्शी वर्ड है इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बीहोल्ड, ये किसके लिए यूज किया गया है? ये वर्ड यूज किया गया है द ग्रेट अशोका के लिए, सम्राट अशोका के लिए इस वर्ड को इंस्क्रिप्शन में यूज किया गया है। फिर यहाँ पर बात की गई है अर्लीस्ट स्टेट्स की, 16 महाजनपद। अर्ली बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट। अब बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का ओरिजिन किस टाइम पर हुआ? नियर अबाउट आपके 600 BCE का टाइम पीरियड जो था, उसके बाद ही क्या हुआ? बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी ओरिजिन हुआ था। अब बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट दोनों के बारे में देखें तो दोनों के अंदर हमारे 16 स्टेट्स को महाजनपद का नाम दिया गया है, जिसके अंदर सारी लिस्ट है। यहाँ पर कुछ का नाम भी दिया हुआ है, वाजी, मगधा, कोशला, कुरु, पांचला, गांधारा, अवंती, कुछ का नाम भी दिया गया। अब माना जाता है मोस्टली जो महाजनपद थे उनको किंग्स रूल करते थे। कुछ महाजनपद थे, एक दो महाजनपद, जिनको कौन रूल करते थे? गनाज रूल करते थे। अब मतलब समझो कि गनाज और रूलर्स के मेन डिफरेंस क्या है। अब एक जगह है, मान लो अवंती है, अवंती एक महाजनपद था, इसके एक रूलर। मगधा एक महाजनपद था, उसके एक रूलर चल रहा है, वो रूलर की डेथ होगी, उनका बेटा रूलर बन जाएगा, चल रही है चीज। अब गनाज क्या थे? आपके दो महाजनपद ऐसे थे जिनको गनाज में काउंट करते हैं, जिसमें एक है आपका वजी था, आपका लोकेशन थी बिहार की, वजी महाजनपद था। अब वजी में क्या सीन था? यहाँ पर होते थे गनाज कैसे हैं कि मान लो वजी के अंदर आपको हैं 8 ट्राइबल कम्युनिटीज, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 8 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। तो हर अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज के 8 रूलर होते थे जो चीजों को रूल करते थे। अब जो बुद्धा और महावीरा के जो फादर मदर थे वो भी इन गनाज का ही पार्ट थे। तो इस टाइप से ये डिफरेंस होता था गनाज के अंदर कि वज्जी का कोई एक रूलर नहीं था। वज्जी के अंदर अगर 8 गनाज थे तो 8 गनाज के 8 रूलर थे, और वहीं जो अदर महाजनपद थे उनका क्या था? एक महाजनपद, उसका एक रूलर। तो ये डिफरेंस भी हमें कहाँ पर मेंशन किया गया है? वहीं पर बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट के अंदर मेंशन किया गया है। फिर बताया गया महावीरा और बुद्धा दोनों ही इन गनाज से बिलोंग करते थे। यहाँ पर सारी चीजें हो गई। दूसरी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, 16 सेंचुरी के बाद जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को कंपोज करना शुरू कर दिया था, जिनको बोला जाता है धर्मा सूत्रास, मतलब नॉर्म्स फॉर रूलर्स। इनके बारे में हम अगले टॉपिक के अंदर देखेंगे, मतलब अगले चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट अमंग द 16, यहाँ पर बताया गया मगधा के बारे में। 6 से 4 सेंचुरी के बीच में जो मगधा था वो मोस्ट पावरफुल महाजनपद बन गया था, ये बात हमने कर ली। अब बात आती है मगधा ही क्यों मगधा ही सबसे पावरफुल महाजनपद बना? सिंपल सा रीजन था, एक तो वहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, बिहार वाला रीजन देखोगे एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस टाइम पर तो झारखंड और बिहार अलग नहीं थे, तो जो झारखंड वाला हिस्सा है वहां पर
आयरन माइन आज भी बहुत है, उस टाइम पर भी बहुत थी, तो उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, टूल्स और वेपन्स भर भर के थे। तीसरा, एलिफेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आर्मी का, वो भी वहां पर जंगल थे। आप बिहार से आगे आप आसाम की तरफ जंगल देखते हो, और बिहार के वहां पर आपको एलिफेंट दिखते हैं, एलिफेंट उनके पास बहुत ज्यादा थे, तो आर्मी भी उनकी स्ट्रांग हो गई। अब बिहार की साइड जाते हैं, देखते हैं, आप रास्ता भी देखोगे, गंगा बहती है, कोसी नदी भी बहती है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो पानी की कमी नहीं थी। कम्युनिकेशन क्या हो गया, चीप एंड कन्वीनियंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की ये चीजें क्या थी, जिसकी वजह से क्या था, मगधा के पास बहुत सारी ऐसी एडवांटेज थी कि मगधा महाजनपद से कन्वर्ट होकर क्या बन सके, एक एम्पायर बन सके। अब पहले मगधा की कैपिटल थी राजगाह, जिसको आज प्रेजेंट टाइम में हम राजगीर कहते हैं इन बिहार, वो पहले मगधा की कैपिटल थी। अब राजगीर की नो लोकेशन कैसी थी, एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो हिल्स के बीच में है। ठीक है, लोकेशन अच्छी है कैपिटल की, कैपिटल सिक्योर मतलब सब कुछ सिक्योर। आज के टाइम पे दिल्ली जब तक है, दिल्ली सिक्योर है मतलब हमारा देश सिक्योर है। दिल्ली पे जिस दिन अटैक हो रहा है बिल्कुल ओपनली, उस दिन मान लो आप कहीं पर भी सेफ नहीं हो, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा सिक्योरिटी कहीं और नहीं होती, क्योंकि जो है वो आपके देश की पहचान है। तो सेम उनके लिए था, कैपिटल सिक्योर। बाद में उन्होंने कैपिटल को चेंज करके कर दिया पाटलिपुत्र, जिसको हम प्रेजेंट डे में पटना कहते हैं। अब सेम पटना की भी लोकेशन ऐसी थी कि पटना भी काफी सेफ कैपिटल उनके लिए थी। यहाँ तक हो गया। अब बात कर लो एन अर्ली एम्पायर। अब जो मगधा की ग्रोथ थी उसको किसने हटाया, मौर्यन एम्पायर ने, जिसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब इस हमारे चैप्टर के अंदर यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ अबाउट मगधा रूलर्स। मेन मगधा जो रूलर्स थे, सबसे पहले हर्यंका डायनेस्टी थी, फिर शिशुगंगा डायनेस्टी थी, फिर पद्मा डायनेस्टी थी। पद्मा डायनेस्टी के अंदर क्या था, उनके एक राजा थे महापद्मानंदा, जो बहुत पावरफुल थे। उनके टाइम पर मगधा एम्पायर पीक पर चल रहा था। फिर जो महापद्मा नंदा के जो बेटे थे, उनके बेटे इतने कैपेबल नहीं थे, उनके बेटे को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो राजा बन गए, और उन्होंने मौर्यन एम्पायर की स्टार्टिंग की। और इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प किसने की, चाणक्य ने। चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं, जिन्होंने आगे चलो फाइंडिंग्स अबाउट द मौर्यस। अब बात आती है यहाँ पर मौर्यस के बारे में। ठीक है, कि मौर्यस के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, सिंपल सी बात है, एक हमें एग्रीकल्चर फाइंड्स मिलते हैं, बहुत सारे स्कल्पचर ऐसे मिलते हैं जहाँ से हमें मौर्यंस के बारे में पता चलता है। दूसरा, उस टाइम का कंटेम्प्रेरी जो रिटर्न वर्क है, उस टाइम पर क्या हुआ, तो देखो सिंपल सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका एक क्लैश हुआ एक ग्रीक रूलर के साथ, जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उनके साथ क्लैश हुआ, क्लैश होने के बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। अब जो सेल्यूकस थे उन्होंने क्या किया, उनकी एक डॉटर थी, उस डॉटर की शादी जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। अब वो डॉटर आ गई मौर्यन कोर्ट में, साथ में सेल्यूकस निकेटर ने एक इंसान को और भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज नाम था। उनको भी साथ में चंद्रगुप्त के कोर्ट के अंदर भेज दिया। अब जो मेगास्थनीज थे, ग्रीक एम्बेसडर थे कोर्ट के अंदर मौर्यन एम्पायर के, इन मेगास्थनीज की एक बुक है जिसका नाम है इंडिका। इन्होंने ये बुक लिखी, और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, अर्थशास्त्र, जिसको किसने लिखा, कौटिल्य ने। कौटिल्य या फिर यू कैन से चाणक्य ने लिखा। इसके अंदर भी इन्होंने उस टाइम के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। उसके अलावा मौर्यंस के बारे में कहाँ मेंशन है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है, जैन टेक्स्ट में मेंशन है, पुरानी और संस्कृत जो लिटरेरी वर्क्स है वहां मेंशन है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, अशोका के इंस्क्रिप्शंस, जो रॉक्स पर भी हैं, पिलर्स पर भी हैं, वहां पर भी क्या मेंशन है, डिटेल्स मेंशन है, किससे रिलेटेड, मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड। अशोका was the first ruler who inscribed his messages on stone surfaces, natural rocks and polished pillars. अशोक ऐसे पहले रूलर्स थे जिन्होंने अपनी खुद की इंफॉर्मेशन इस तरीके से क्या की थी, इस तरीके से हर जगह स्प्रेड की थी। उन्होंने इंस्क्रिप्शन को किसके लिए यूज किया, मेनली उन्होंने यूज किया धमा, किसको, धमा को पॉपुलर करने के लिए। धमा क्या था कि देखो, अशोका ने एक वॉर किया था जिसको हम कहते हैं कलिंग का वॉर। कलिंग के वॉर किया था। अब कलिंग के वॉर में उन्होंने इतने लोगों को मारा कि उनका जो फिर बाद में क्या हुआ, मन चेंज हो गया, और उन्होंने सोचा अब वो नॉन वायलेंस की तरफ चले जाएंगे, और उन्होंने धमा की स्टार्टिंग की, और उन्होंने खुद ने बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो उसी चीज को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने क्या किया, धमा की स्टार्टिंग की, इसके बारे में अपने इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा। अब देखते हैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस टाइम के एम्पायर का।
5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड पर, जिससे वो सारी चीजों को हैंडल करते थे। पहला कैपिटल हो गई इनकी खुद की, पाटलिपुत्री कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की। उसके अलावा सेंटर्स कैसे हो गए, तक्षशिला बिल्कुल ऊपर, उज्जैन, तोसाली एंड सुवर्णगिरी। ये सारी चीजें, ये पांचों जगह कहाँ मेंशन है, अशोका के इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, जहां से हमें पता चलता है कि ये उनके प्रोविंशियल सेंटर्स थे, ताकि वो हर तरफ के इलाके को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को अच्छे तरीके से कवर अप कर सके। सुवर्णगिरी वॉज पॉसिबली इंपॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। अब मेगास्थनीज जो है उन्होंने मेंशन किया है कमिटी विद 6 सब कम्युनिटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी। ये कमिटीज होती थी जो मौर्यास की जो मिलिट्री एक्टिविटी थी इनको कोऑर्डिनेट करती थी। पहली कमिटी वन लुक आफ्टर, जो नेवी की तरफ देखती थी। सेकंड जो ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करती थी। तीसरी जो फुट सोल्जर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। चौथी हॉर्सेस के लिए। पांचवी चैरियट्स जो रथ होते थे उनके लिए। छठी जो सिक्स जो एलिफेंट्स के लिए होती थी। उसके बाद क्या है, अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपेगेटिंग धमा टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ पीपल। स्पेशल ऑफिसर्स नोन एज धमा महामता। अब जो ऑफिसर्स अशोका ने अपॉइंट किए थे धमा को फैलाने के लिए, उनको कहा जाता था धमा महामता, वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धमा। अब बात आती है इंपॉर्टेंस क्या है एम्पायर की, मौर्यन एम्पायर की। मेजर लैंडमार्क है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड एसोसिएटेड विद मौर्यास इंक्लूडिंग स्टोन स्कल्पचर्स वर कंसिडर्ड टू बी द एग्जांपल ऑफ द स्पेक्टेकुलर आर्ट typical of empires. The message on Ashokan inscription was very different from that of other rulers, suggesting that Ashoka was more powerful and industrious. अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये काम नहीं आएगा यूपीएससी में तो कहीं, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब भी इंडिया के अंदर कास्टिज्म को देखते हो या फिर आप रिलीजन को देखते हो, आप हमेशा सुनते हो कि एक क्लेम सुनते हो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं उनका कि यस उनके पास ये किंग थे ये क्वीन थे। वही अगर आप हिस्ट्री को, पूरी हिस्ट्री को पढ़ लो, आपको अशोका से ज्यादा ग्रेट रूलर नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना एरिया इंडिया का अशोका के अंडर था उतना एरिया किसी रूलर के अंडर नहीं था। चाहे वो कोई मुगल रूलर हो, चाहे वो कोई हिंदू रूलर हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का रूलर हो, चाहे कोई बाहर का रूलर हो, जितना अशोका के अंडर था। और वहीं जब हम हिस्ट्रीज के अंदर अशोका की कास्ट के बारे में देखते हैं तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर ये क्लेम किया जाता है दैट अशोका वाज बिलोंग टू अ लोअर कास्ट। तो इसलिए ये एक अलग फैक्ट है जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम हाईलाइट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। अब बात की जा रही है साउथ की। अशोका का वो पढ़ लिया उस टाइम पर बिल्कुल साउथ में जब नीचे आ जाते हैं हम, ये केरला वाले रीजन में, उधर क्या चल रहा था, उधर 3 एम्पायर थे, चोलास थे, चेरास थे और पांड्यास थे। स्टेबल थे, प्रॉस्पर्स रहे। जो तमिल संगम टेक्स्ट थे उनके अंदर चोलास, चेरास और पांड्यास के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सातवाहनास हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया सेकंड सेंचुरी के टाइम पे। सेकंड सेंचुरी तक आपका मोस्टली जो मौर्यन एम्पायर था वो बिल्कुल एंड पर था। और इस टाइम पर देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक साइड चोलास चेरास थे, बीच में सेंट्रल इंडिया के पार्ट में कौन आ गए, सातवाहनास आ गए, और शाकास जो पीपल थे सेंट्रल एशिया से, उन्होंने अपने किंगडम कहाँ एस्टेब्लिश किया, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन के अंदर। तो ये बात हमने कर ली थी। अब आते हैं डिवाइन किंग्स। कुछ उन किंग्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है मेनली जो मतलब हिस्ट्री के अंदर काफी फेमस हुए, जिन्होंने थोड़े से रीजन के ऊपर रूल किया, लेकिन उन्होंने कुछ काम ऐसे किए जिनकी वजह से हिस्ट्री के अंदर उनका नाम बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है। पहला, डिवाइन किंग्स का मतलब क्या था, वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस, जो अपने आप को हाई स्टेटस देते थे, साथ में अपने आप को मानते थे, वॉज टू आइडेंटिफाई विद वेराइटी ऑफ डिटीज, वो अपने भगवान के नाम के साथ अपने नाम को जोड़ते थे। इस स्ट्रेटेजीज को बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड किया किसने, कुशान्स ने, हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। Their history has been reconstructed from inscription and textual traditions. Notion of kingships they wish to project are perhaps best evidence in their coins and sculpture. Mainly कुशान्स ने भी कहाँ रूल किया, नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन्स में ही रूल किया, जहाँ पर हमने देखो शाकास को देखा, जब मैंने आपको वैसे पढ़ाया भी हुआ है, जब मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री कराई थी, देखो शाकास ने अपने आप को 5 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया था। उन 5 ब्रांचेस में से जो और ब्रांचेस थी शाकास की वो बहुत जल्दी एंड हो गई थी। सिर्फ जो गुजरात वाला रीजन है ना, वहां पर उनकी जो ब्रांच थी वो उसने काफी टाइम तक रूल किया, उसके अलावा उनकी ब्रांचेस खत्म हो गई थी। तो जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन था वहां से शाकास वगैरह जब खत्म हुए, उसके बाद उसी रीजन के अंदर कुशान्स का रूल आया था। आगे देखो, कोलोसल स्टैचूज ऑफ कुशान रूलर्स हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन अ श्रीन एट
Mutt near Mathura and in a Shrine in Afghanistan as well. This indicates that the Kushans consider themselves godlike. जो कुशान्स थे वो अपने आप को godlike समझते थे. Many Kushan rulers also adopted, उन्होंने ये टाइटल भी लिया था काफी कुशान रूलर्स ने देवपुत्रा का टाइटल, possibly inspired by Chinese rulers, जो अपने आप को क्या कहते थे, Chinese rulers, son of heavens. Large states including the Gupta Empire was dependent on Samantas, men who maintained themselves through local resources including control over land. अब यहाँ पर बात आ रही है गुप्ता रूलर्स के बारे में. हिस्ट्रीज ऑफ गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड. यहाँ पर बताया गया है कि गुप्ता एम्पायर के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है. तो गुप्ता एम्पायर के बारे में एक तो हमें लिटरेचर से बहुत ज्यादा पता चलता है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा लिटरेचर लिखा गया था. कॉइन से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, इंक्लूडिंग प्रशस्तीज. जो राजा प्रशस्तीज क्या होती थी, जो पोएम टाइप में राजा की प्रेज के अंदर लिखी जाती थी, जिसमें से सबसे फेमस है प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, जिसको कंपोज किया गया संस्कृत के अंदर. किसने कंपोज किया? हरिसेना ने. हरिसेना कौन थे? समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट थे. ये बात समझ में आ गई. गुप्ता एम्पायर के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ. देखो, गुप्ता एम्पायर वैसे स्टार्ट श्रीगुप्ता ने किया था, फाउंड किसने किया था? श्रीगुप्ता ने किया था. लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रूलर गुप्ता एम्पायर के माने जाते हैं, वो माने जाते हैं चंद्रगुप्ता वन, जिनके टाइम पर गुप्ता एम्पायर जो था हाईलाइट में. कुछ टाइम इन्होंने रूल किया, फिर इनके बेटे ने रूल किया, जिनका नाम था समुद्रगुप्ता. इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. इन्होंने ऑलमोस्ट फिर से दोबारा इंडिया को सभी को कैप्चर कर लिया, और ये मतलब काफी ब्रूटल किंग में से माने जाते हैं, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. समुद्रगुप्ता के बाद रूल किया किसने? चंद्रगुप्ता सेकंड. इनके टाइम पर भी सारी चीजें अच्छी चल रही थी. इनकी डेथ के बाद थोड़ा बहुत डिक्लाइन शुरू हुआ था. क्यों डिक्लाइन शुरू हुआ था? क्योंकि हुना इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया था. हुना एक कम्युनिटी थी, उनका इंटरफेयर आने लग गया था, और बाद के जो गुप्ता रूलर थे वो इतने कैपेबल नहीं थे, इसलिए उसके बाद जो था गुप्ता एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था. डिटेल में जानना चाहो, मेरी वीडियो है गुप्ता एम्पायर पे, उसको सर्च कर लेना, मिल जाएगा. अब आगे देखो, अ चेंजिंग कंट्री साइड, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स. अब पॉपुलर परसेप्शंस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं. Perceptions of kings in the minds of subjects was known through anthologies such as Jataks and Panchtantra. आपने पंचतंत्र की कहानी सुनी भी होगी. Many of these stories originated as popular oral tales that were later committed to writing. उस टाइम पर ये orally होती थी, बाद में इनको लिखा गया. गंदा टिंडू जताका describe the plight of the subjects of wicked kings. तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन है, एक बार चाहो तो गो थ्रो कर लेना. अब है स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. उस टाइम पर क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती थी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एग्रीकल्चर के अंदर? पहली स्ट्रेटेजी होती थी शिफ्ट टू फ्लो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो जाओ. मेनली स्प्रेड कहाँ पर हुई ये चीज? एलुविलियर रिवर वैलीज के अंदर, जो गंगा कावेरी के बीच का रीजन था. उसके अलावा क्या था? आयरन टिप प्लो शेयर को यूज करना स्टार्ट कर दिया था. उसके अलावा क्या था? पेडी का जो प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज कर दिया था. आज तक पेडी का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर इंक्रीज किया. इरिगेशन का यूज होना उस टाइम पर शुरू हो गया था. तो इस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन उस टाइम पर बढ़ाना शुरू किया. अब देखते हैं डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. इस टाइम पीरियड के अंदर रूरल सोसाइटी के अंदर क्या डिफरेंसेस देखने को मिले? देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंशिएशन अमंग पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर स्टोरीज, especially within the Buddhist tradition referred to a landless agriculture laborer, small peasants and large landholders. The term Gahapati जो थी was the owner, master or head of a household who exercised control over the women, children, slave and worker who shared a common resident. तो ये यहाँ पर वही जो एक गृहपति होता था, जो सबसे सीनियर मेल मेंबर होता था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. लार्ज लैंड होल्डर्स एंड विलेज हेडमैन emerged as powerful figures and often exercise control over other cultivators. ये बात हो गई. फिर बताया गया संगम जो टेक्स्ट था, मेंशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल जो विलेज के अंदर रहते थे. लार्जर लैंड ओनर्स जिनको वेलालार कहा जाता था, ये संगम टेक्स्ट के अंदर बताया गया. संगम टेक्स्ट क्या था? संगम टेक्स्ट मेनली है आपका जो तमिल टेक्स्ट था उसको कंपाइल किया गया था, जिसको हम संगम टेक्स्ट के उसमें जानते हैं. कंपाइल कहाँ पर किया गया था? मदुरई के अंदर किया गया था, थर्ड संगम काउंसिल के अंदर. मेनली सभी को फ्लोमैन और उजावर कहते थे. स्लेव्स को बोला जाता था अदीमई. तो ये वर्ड्स आपसे कई बार पूछ ले जाता है टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, जो आपका क्वेश्चन आता है वहां पर. अब फिर बात करते हैं लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूलर एलाइट्स. इसके अंदर क्या है? ग्रांट ऑफ लैंड वाज अ कॉमन फीचर एंड दीज वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस व्हिच एदर ऑन स्टोन और कॉपर प्लेट. के अंदर जो था, मतलब आपको कॉपर प्लेट और स्टोन के अंदर उस टाइम पर क्या था, जो लैंड ग्रांट्स ले जाते थे उनको रिकॉर्ड किया जाता था.
उसके बाद क्या है, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस क्या है आपको संस्कृत में दिखाई देती हैं। अब बाद में चलकर क्या थी, जो लोकल लैंग्वेजेस थी साउथ के अंदर वो भी यूज होना स्टार्ट हो गई थी, जैसे आपकी तमिल लैंग्वेज हो गई, तेलुगु लैंग्वेज हो गई। अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, जो वुमेन थी वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड। अगर हम संस्कृत के लीगल टेक्स्ट की माने तो जो वुमेन थी उन वो सपोज नहीं थी कि उनको इंडिपेंडेंट एक्सेस मिले ये रिसोर्सेज की, जैसे कि लैंड, मतलब उनके पास उस टाइम पर जो लैंड से रिलेटेड अधिकार था वो नहीं मिलता था। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, हमने अभी देखा था चंद्रगुप्ता सेकंड जो गुप्ता एम्पायर के रूलर थे, उनकी एक डॉटर थी जिनका नाम था प्रभावती। उसके पास एक्सेस ऑफ लैंड था एंड विच शी देन ग्रांटेड। अब उनके पास क्यों था, उनके पास इसलिए था कि देखो चंद्रगुप्ता ने क्या किया था, अपनी बेटी की शादी वेकेटक के रूल के साथ करती, वेकेटक रूलर के साथ करती थी। अब वेकेटक्स कौन थे, वेकेटक्स वो थे जिन्होंने सातवाहनास को रिप्लेस किया था सेंट्रल इंडिया के अंदर। अब जब वेकेटक्स जो रूलर थे, जो हस्बैंड थे प्रभावती के, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो एम्पायर था वो किसने संभाला था, प्रभावती ने कुछ टाइम पीरियड के लिए संभाला था। One inscription explained that the rural population, the Brahmins, peasants, and others, were accepted to provide a part of the produce to the king. There were regional variations in the size of land donated, ranges from small plots to vast stretches of uncultivated land. Reasons for land grants vary to extend agriculture to new areas, to win allies, and bring samantas under control through land grants. Land grants also provide some insight into the relationship between cultivators and the state. अब बात आते हैं टाउन्स एंड ट्रेड न्यू सिटीज के बारे में। ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस टाइम पर काफी टाउन्स जो थे वो इस्टेब्लिश हुए बहुत बड़ा हब बनकर। पाटलिपुत्रा वॉज ऑन रिवराइन रूट्स। पाटलिपुत्रा जिसको हम आज के टाइम पर पटना कहते हैं, वो उस टाइम पीरियड के अंदर, ये जो टाइम पीरियड था आपका 10 मतलब 1000-1200 साल का, इसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलप था। आज के टाइम पर हम बिहार को वन ऑफ द अंडर डेवलप्ड स्टेट समझते हैं इंडिया के अंदर, ज्यादा उस चीज को इज्जत नहीं दी जाती, बट व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री बिहार इज ऑन द टॉप। उज्जैनी was along land routes. Puhar was near the coast from where sea routes began. Mathura was a bustling center of commercial, cultural and political activity. तो ये कुछ टाउन थे जो उस टाइम पर एमर्ज हुए। फिर बात की जाती है अर्बन पॉपुलेशन, एलाइट्स एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में। तो इसमें आपको सेम वही चीजें मेंशन है कि जो कुछ टाउन्स थे वो इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर जो पोल्ट्री थी उसको रिच पीपल्स यूज करते थे, काफी गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सारी चीजें पॉपुलर हो चुकी थी, ठीक है। और साथ में जो टाउन की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा फुलफिल होने लगी थी, पॉटर से, गोल्ड स्मिथ से, कारपेंटर से, रिलीजियस टीचर से, मर्चेंट से, किंग से। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। फिर बताई गया है ट्रेड के बारे में। ट्रेड उस टाइम पर लैंड रूट से भी की जाती थी, सी रूट से भी की जाती थी। अब सी रूट्स के लिए हम पोर्ट्स की हेल्प लेते थे, हमारे पास उस टाइम पर काफी डेवलप पोर्ट्स थे, ठीक है। और साथ में हम लैंड रूट्स की भी हेल्प लेते थे, जिसके साथ हम सेंट्रल एशिया से मेनली ट्रेड करते थे। सेंट्रल एशिया से भी करते थे, साउथ ईस्ट एशिया से भी करते थे, हमारे चाइना के साथ भी ट्रेड रिलेशंस थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर बताया गया कॉइन्स एंड किंग्स के बारे में। मेनली यूज किया जाता था 6th सेंचुरी बीसी के बाद पंचमार्क कॉइन्स जो बने होते थे सिल्वर और कॉपर से, ये सबसे पॉपुलर कॉइन्स थे। उसके अलावा हम देखें द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम एंड इमेज ऑफ रूलर वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक्स। जब इंडो ग्रीक्स आए आफ्टर द एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर, उस टाइम पर वो पहले ऐसे इंडो ग्रीक्स जो रूलर्स थे वो पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने किंग्स के नाम से क्या किया, कॉइन्स को इशू करना शुरू किया था। उसके बाद जो कुशान्स थे जो खुद सेंट्रल एशिया से आए थे, वो ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। उसके अलावा रोमन कॉइन्स भी हमें देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया के अंदर, जिनसे हम मान सकते हैं कि जो रोमन्स थे उनके साउथ इंडिया के साथ जो चोलास चेरस पांड्यास थे उनके साथ काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे। उसके अलावा माना जाता है कि देखो कुशान्स ने सबसे ज्यादा अमाउंट में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया, और जो गुप्ता रूलर्स थे उनके गोल्ड कॉइन की जो क्वालिटी थी वो सबसे बेस्ट थी। फिर बैक टू बेसिक्स, डेसिफरिंग इंस्क्रिप्शंस, डेसिफरिंग ब्रह्मी। मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम। आज के टाइम पर हम मोस्टली जो स्क्रिप्ट्स को यूज करते हैं मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज को लिखने के लिए वो कौन सी स्क्रिप्ट से आई है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट से। द स्क्रिप्ट जिसको हमने अशोकन इंस्क्रिप्शंस के अंदर देखा। यूरोपियन स्कॉलर्स एडेड बाय इंडियन पंडित्स कंपेयर्ड कंटेम्पररी बंगाली एंड देवनागरी मैन्युस्क्रिप्ट with the letter of older specimen. James Prince was able to decipher Ashokan Brahmi. उन्होंने अशोका की ब्रह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया था कब, 1838 में।
हाउ खरोस्ती वाज रीड, यहाँ पर फिर बताया खरोस्ती जो स्क्रिप्ट है उसको कैसे रीड किया जाता है। इंडो ग्रीक कॉइन्स कंटेन द नेम्स ऑफ किंग्स रिटन इन ग्रीक और खरोस्ती स्क्रिप्ट के अंदर जो लिखे हुए हैं। यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड द फॉर्मर कंपेयर्ड द लेटर। फॉर एग्जाम्पल सिंबल फॉर ए कुड बी फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग नेम्स सच एज अपोलो डॉटस। When Prinsep identified the language of the Kharosthi script as Prakrit, it became possible to read longer inscription. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे इंस्क्रिप्शन को पढ़ा गया। हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। अब देखो, नेम जो अशोका का नेम था वो किसी भी इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन नहीं था। टाइटल अडॉप्ट किए गए थे अशोका के इंस्क्रिप्शन के अंदर उसके लिए देवानंपी एंड प्रियदर्शी। द नेम ऑफ अशोका वॉज मेंशन इन अदर इंस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद हिज टाइटल। अब देखो, अशोकन इंस्क्रिप्शन सोर्स, मतलब ये सोर्स 11 यहाँ पर ये दे रखा है। जब आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते हो, अगर आपने उसके अंदर सोर्स दे रखे हैं तो आप वहां से उन सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। has been interpreted as reflecting the anguish of the ruler as well as marking a change in his attitude towards welfare. Ashokan inscription have been found in present-day Orissa. However, the one depicting his anguish is missing. मैंने पूरी वीडियो बना रखे हैं जहाँ पर मैंने आपको सभी अशोका के इंस्क्रिप्शन पिलर एडिक्ट्स के बारे में बताया हुआ है। If आप चाहो तो आप वहां से देख सकते हो। अब लिमिटेशन क्या है इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस की। पहली है जो लेटर्स हैं वो फेंटली इंग्रेव्ड हैं, जो रिकंस्ट्रक्शन है उनकी वो पॉसिबल नहीं है। कुछ लेटर्स इंस्क्रिप्शन के अंदर से मिसिंग हो गए, कुछ इंस्क्रिप्शन जो है डैमेज हो गए। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन, सम ऑफ विच मे बी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम। हमेशा इंस्क्रिप्शन को समझना, इंस्क्रिप्शन के अंदर जो वर्ड लिखे उनको समझना इजी नहीं है। Several thousand inscriptions have been discovered, but not all have been deciphered, published or translated. बहुत ही ज्यादा इंस्क्रिप्शन हमारे पास हैं, पर सभी को पब्लिश नहीं किया अभी तक किया गया, सभी को अब तक समझा नहीं गया, सभी को अब तक ट्रांसलेट नहीं किया गया है। Not everything that we consider politically or economically significant was necessarily recorded in inscription. जो चीजें हम समझते हैं इंपॉर्टेंट है वो सभी इंस्क्रिप्शन में लिखे हुए, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जॉयज एंड सॉरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस डजंट फाइंड मेंशन। जो डेली रूटीन के उस टाइम के लोगों के दुख और खुशी के रीजंस होते थे वो तो हमें नहीं मिलते। सिंपल सी बात है, हिस्ट्री सिर्फ राजाओं को रिकॉर्ड करती है, कॉमन पीपल के बारे में ज्यादा रिकॉर्ड हमें नहीं मिलते। सेम आपके साथ है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करोगे तो फिर आपको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, आप हो चाहे फिर मैं खुद हूँ। अब यहाँ पर फिर टाइमलाइन दे रखी है मेनली, वही है टाइमलाइन। 500 रूलर्स ऑफ मगधा थे, फिर ये 327 325 के टाइम पर इन्वेजन हुआ था अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर इन्वेजन के अंदर सिंपल सी बात है, देखो अलेक्जेंडर इंडिया के अंदर आया, अलेक्जेंडर को कोई नहीं हरा सकता था। अलेक्जेंडर जब आया इंडिया के अंदर उसको पोरस के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, वो पोरस से इम्प्रेस हो गया। वैसे पोरस हार गया था पर उसकी ब्रेवरी से इम्प्रेस वो हो गए थे और उनके बीच में अलाय हो गई। उसके बाद अलेक्जेंडर आगे बढ़ रहा था इंडिया की तरफ। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते जो अलेक्जेंडर की खुद की आर्मी थी उसने मना कर दिया, उनको होम सिकनेस हो रही थी, वो लड़ते लड़ते थक चुके थे और उन्होंने बैकआउट कर दिया, इसलिए अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा। और बाद में इसकी जो डेथ हुई थी अलेक्जेंडर की, वो भी किसकी वजह से हुई थी, वो भी एक ऐसे ही सिकनेस की वजह से हुई थी, उसमें भी कोई भी बैटल वगैरह का हाथ नहीं था। फिर 321 के अंदर मौर्यन एम्पायर की स्टार्टिंग हुई। फिर ये अशोका का रूल का टाइम पीरियड रहा, 185 बीसी तक आते आते मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया। फिर 200 से 100 बीसी का टाइम पीरियड था। इस टाइम पर साउथ इंडिया के अंदर चोलास, चेरास, पांड्यास थे, सातवाहनास थे डेक्कन के अंदर, और इंडो ग्रीक्स जो थे वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आ गए थे। इसी सेम टाइम पीरियड पर जो शाकास थे, पीपल फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, उन्होंने रूल किया। फिर कनिष्का का टाइम पीरियड है। कनिष्का बिलोंग करते थे कुषाण से, जो अभी हमने पीछे देखा, कुषाण रूलर ही थे कनिष्का भी। फिर उसके बाद 320 सी तक आते आते गुप्ता रूल का स्टार्ट हुआ, ये समुद्रगुप्ता के टाइम पीरियड था। फिर चंद्रगुप्ता 2 वेकेटक्स रहे इस टाइम पर डेक्कन्स में, यहाँ पर आके सातवाहनास खत्म हो गए थे, वेकेटक्स ने सातवाहनास को टेक ओवर कर लिया था। फिर 500 से 600 सी का टाइम पीरियड आया। कर्नाटका की तरफ चालुक्यास जो थे उनका राइज होना स्टार्ट हो गया था, तमिलनाडु में पल्लव्स राइज होने लग गए थे। फिर आपका गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया था। 606 के आते आते हर्षवर्धना जो थे वो कन्नौज के राजा बन गए थे, और मेनली जो नॉर्थ इंडिया था वो हर्षवर्धन के अंडर आ गया था। 712 के अंदर जो थे अरब्स ने सिंध को कंक्वायर कर लिया था। फिर यहाँ पर ये दूसरी टाइमलाइन दी हुई है,
एडवांसेस जो हैं। 1784 के अंदर फाउंडिंग हुई एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की। 1810 के टाइम पर कॉलिन मैकेंजी कलेक्ट्स ओवर 8000 इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत एंड द्रविडियन लैंग्वेज। 1838 में डेसिफरमेंट हुआ अशोका की ब्रह्मी स्क्रिप्ट का बाय जेम्स प्रिंसेप। 1877 में वही अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्शन को पब्लिश किया। 1886 में फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया कार्नेटिका जर्नल ऑफ साउथ इंडिया इंस्क्रिप्शन। 1888 में फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका। फिर क्या हुआ 1965-66 में डीसी सरकार पब्लिश इंडियन एपोग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल क्लॉज। फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट में कुछ नहीं है, चीफ एंड चीफडम्स के बारे में बताया गया और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। फिर दे रखा है पतिवेदिका क्या होता है, टर्म यूज फॉर रिपोर्टर ड्यूरिंग अशोकन रूल, तो ये आपको याद रखना है। ये इस साल यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा भी गया था। अग्रहारा इस साल देखो पूछा गया था 2025 में, साथ में सेम 2015 में भी ये पूछा गया था, तो हमने इसके बारे में बात भी की थी कि 10 साल में आपके जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। अग्रहारा क्या was a land granted to Brahmana exempted from paying land revenue and other dues and was often given the right to collect these dues from the local people. Most Ashokan inscriptions were in the Prakrit language while those in the northwest of the subcontinent were in Aramaic and Greek. The Manusmriti is one of the best known legal texts of early India written in Sanskrit and compiled किया गया था इसको बाद में। हर्षचरिता एक बुक का नाम है, बायोग्राफी है जिसके अंदर हर्षवर्धना की जो रूलर रहे कन्नौज के और इनको लास्ट हिंदू रूलर भी माना जाता है। जो हर्षचरिता थी वो इनकी बायोग्राफी थी जिसको कंपोज किया था इन्हीं के कोर्ट पोएट ने, बना भट्टा ने। सोवानी का क्या होता है, टर्म जो यूज की जाती है गोल्ड स्मिथ के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैप मेंशन किया गए हैं। आप चाहो तो इन मैप्स को गो थ्रू कर सकते हो, आपको पीडीएफ तो टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा किंगशिप कैस्टल क्लास अर्ली सोसाइटी 600 BC टू 600 सी, मतलब सेम टाइम पीरियड वही जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा, बस थोड़ी बातें अलग बताई गई। इस चैप्टर को थोड़ा सा लाइन टू लाइन हमें कवर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें चीजें ही ऐसी दी हुई है। सबसे पहले द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब देखो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा कब का, जो शुरू हुआ 1919 के अराउंड। किसकी लीडरशिप में स्टार्ट हुआ, एक इंडियन थे संस्कृत के एक्सपर्ट जिनका नाम था वीएस सुखथानकर। अब इन्होंने एक टीम बनाई बहुत सारे स्कॉलर्स की और इन्होंने एक काम लिया, क्या, एक क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को बनाने का। अब उस चीज के अंदर टू थिंग्स बिकम अपेरेंट आफ्टर द प्रोजेक्ट, क्या, एक कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो संस्कृत वर्जन में है सोसाइटी के और स्टोरी के, और दूसरा की रीजनल वेरिएशंस जो टाइम से सेंचुरीज के साथ बदलते आ रहे हैं, और उन सारी चीजों को इन्होंने एक शेप देने की ट्राई की। अब आगे आ जाओ, किंगशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस, फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज। सबसे पहले क्या है, फैमिलीज आर पार्ट ऑफ अ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल, जिनको हम रिलेटिव्स की तरह डिफाइन करते हैं, जिनको टेक्निकल टर्म में हम माने तो हम उसको कह सकते हैं किंग फ्लॉक। सिंपल सी बात है, आपको पता ही है व्हाट इज फैमिली। अब आता है आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी मीन्स क्या होता है, ट्रेसिंग डिसेंडेंट फ्रॉम फादर टू सन, आज भी आप देखते हो ग्रैंडसन एंड सो ऑन। और मैट्रिलिनी क्या होता है, जब हम चीजों को मदर की साइड से ट्रेस करते हैं, तो दोनों हो गया। महाभारत एक स्टोरी थी किसके अबाउट, पैट्रिलिनी, क्योंकि इसके अंदर दिखाया गया दो ग्रुप थे, पांडव और कौरव, दो भाई थे, उन दोनों भाइयों के वो बच्चे थे, दोनों उनके बीच में क्या था, लड़ाई हो रही थी तो उनकी एक बहन भी, बट उसका लड़ाई से कोई कनेक्शन एग्जैक्टली नहीं था, उसको ना रानी बनना था और ना इसका कोई कनेक्शन था। मतलब सिंपल सा बेसिक स्टोरी थी, दो भाइयों की लड़ाई थी, किसके ऊपर थी, जमीन के ऊपर, राजा बनने के ऊपर लड़ाई थी। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि पैट्रिलिनी हमने सिर्फ महाभारत में देखी, महाभारत से पहले भी हमने इसको इंडियन सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टेंस के अंदर देखा। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की अलग बात है, जहां पर वुमेन पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर आप चाहे प्रभावती गुप्ता को देखें, चाहे फिर मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आप रजिया सुल्तान को देखें। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ मैरिजेस। मैरिंग डॉटर्स इनटू फैमिली आउटसाइड द किन वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल, ये माना जाता था कि फैमिली से बाहर जो है लड़कियों की शादी की जाती थी।
दिस सिस्टम को कहते थे कॉल्ड एक्सोगेमी, मीन दैट द लाइफ ऑफ अ यंग गर्ल एंड वुमेन बिलोंगिंग टू फैमिलीज that claim high status were often carefully regulated to ensure that they were married at the right time, पर शादी हो, right person से उनकी शादी हो। इसी ने एक बिलीफ को भी राइज किया, बिलीफ कन्यादान वॉज एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी माना गया किसकी, फादर की। ड्यू टू emergence of new and complex social life, Brahmanas laid down new codes of social behavior known as Dharma Sutra and Dharma Shastra in Sanskrit. The most important of such work में से एक है मनुस्मृति, जिसको 200 BC से 200 C तक, ये जो 400 साल का टाइम पीरियड था, इसके बीच में कंपाइल किया गया। These texts recognize, इसके अंदर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में बताया गया, जिस वजह से माना जाता है जो शुरू के 4 टाइप थे वो गुड थे और जो बाकी के टाइप थे वो गुड नहीं थे, उनको एज अ पाप की दृष्टि से देखा जाता था। It is possible that these were practiced by those who did not accept Brahminical norms. अब ये माना जाता है जो शुरू के 4 टाइप्स को गुड बताया गया है वो ब्राह्मण्स की नजर में अच्छे थे, और मे बी जो बाकी के 4 टाइप थे वो ब्राह्मण्स की नजर में अच्छे नहीं थे, इसलिए उनको बैड बता दिया गया। अब बात आता है गोत्र ऑफ वुमेन, सरनेम ऑफ वुमेन। One Brahminical practice evident from 1000 BC onwards was to classify people, especially Brahmins, in terms of gotra. Each gotra was named after a Vedic seed, and all those who belonged to the same gotra were regarded as his descendant. 2 rules थे गोत्र से रिलेटेड जो पता होने चाहिए। वुमेन्स वर एक्सेप्टेड टू गिव अप देयर फादर गोत्र, और उनको अपने हस्बैंड का गोत्र एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो आज भी वेरी कॉमन है। मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, और जो सेम गोत्र के मेंबर्स होंगे वो शादी नहीं कर सकते। आज भी सेम सरनेम के अंदर शादी नहीं होती, सेम कास्ट के अंदर शादी करने का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कहीं लिखा भी नहीं हुआ। फिर है सम ऑफ द सातवाहना रूलर्स वर पॉलीगिनियस। अब देखो सातवाहनास के टाइम पर क्या था, सातवाहनास एक अलग चीज करते थे। उन्होंने इंडिकेट किया कि वो अपने नाम से पहले क्या करते थे, फादर का नाम नहीं लगाते थे, माता का नाम लगाते थे। जैसे गौतमी पुत्र सताकर्णी, ये एक सातवाहना रूलर का नाम है। जो गौतमी है वो उनकी मदर के नाम से उनके नाम के आगे आया है। They did not adopt names derived from their husband gotra name as they were required to do according to the Brahminical rules. ये सातवाहना से रिलेटेड एक अलग फैक्ट है। Some of these women belong to the same gotra. This ran counter the ideal of exogamy recommended in the Brahminical text. In fact, it exemplified an alternative practice, that of endogamy or marriage within the kinship, which was prevalent among several communities in South India. Such marriage amongst kinfolk, such as cousin, ensured a close-knit कम्युनिटी। तो ऐसा नहीं है जो चीज आप आज के टाइम पर देखते हो मुस्लिम्स के अंदर कि सेम फैमिली में शादी, वैसी चीजें इंडियन सोसाइटी के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर पहले भी देखी गई हैं, और वो जिनके अंदर देखी गई हैं दे आर नॉट मुस्लिम्स एक्चुअली। Importance of mother. Satavahana rulers were identified through metronymics, names derived from that of a mother. Although mothers were important, but succession to the throne was generally patrilineal in Satavahanas. कि देखो ऐसा नहीं था कि उनकी बेटी भी रानियां बनती थी, राजा तो वही सन ही बनता था, बस फर्क ये था कि वैसे पैट्रिलिनियल ही हो गया कि फादर के बाद सन राजा बन रहा है, लेकिन बस जो नाम था वो अपना मदर का अपने नाम के आगे लगाते थे। Social differences within and beyond the framework of caste, the right occupation. Dharma Sutras and Dharma Shastras also contain rules about the ideal occupation of the 4 categories of varnas, जिसमें ब्राह्मण्स वेदास वगैरह की टीचिंग देना, सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करना, क्षत्रियास जो पीपल को प्रोटेक्ट करना, जस्टिस को एडमिनिस्टर करना, वेदास को स्टडी करना, राजा वगैरह बनना, वो सारे काम क्षत्रियास में। वैश्यास जो ऑक्यूपेशनल वर्क करते थे, जो एग्रीकल्चर में, पेस्टोरिज्म में और ट्रेड के अंदर चीजों को प्रैक्टिस करते थे। शूद्रास जो इन तीनों को वर्णास को सर्व करने का काम करते थे। ब्राह्मणास इवॉल्व स्ट्रेटजीज टू इन्फोर्स दीज नॉर्म्स। वन, as we have just seen, was to assert that the varna order was of divine origin. Secondly, they advanced kings to ensure that these norms were followed within their kingdom. ब्राह्मण से बताते थे राजास को कि उनको अपने किंगडम के अंदर इन चीजों को परफॉर्म करना है। थर्ड, दे exempted to persuade people that their status was determined by birth. ये भी ब्राह्मण ही कहते थे। Perceptions were often reinforced by stories told in the Mahabharata and other texts. फिर है नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास, ओनली क्षत्रियास जो थे वो किंग्स बन सकते थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नो, ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्षत्रियास ही आगे चलकर राजा बने हो।
Social background of the Mauryas, जो मैंने पीछे भी बात की थी, has been hotly debated. While later Buddhist texts suggested that they were Kshatriyas, Brahminical texts described them as a below of low origin. The Shungas and Kanvas, successor of the Mauryas, जो थे वो ब्राह्मण्स थे. इनके बारे में मैंने बताया था आपको. Shakas, who came from the Central Asia, were regarded as the Malichas, barbarians or outsider by the Brahmins. However, rebuilt of Sudarshan Lake, एक शाका रूलर थे जिन्होंने रुद्रदमन नाम था, उन्होंने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड कराया था. वो फेमिलियर थे किससे? संस्कृत टेक्स्ट से. रूलर्स ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, जब अभी बात करेंगे, गौतमीपुत्र श्री सताकर्णी क्लेम टू बी अ बोथ अ यूनिक ब्राह्मणा एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय कहलाए. He also ensured that there was a no intermarriage among members of the four varnas. ये भी इंश्योर करते थे कि वर्णास के बीच में मैरिज नहीं हो सकती, किसी वैश्य की क्षत्रिय से मैरिज नहीं हो सकती, शूद्र की वैश्य में नहीं हो सकती, ये सारी चीजें भी. एट द सेम टाइम ही एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विद द किंग ऑफ रुद्रदमन. और सेम टाइम पे इनकी रुद्रदमन जो राजा थे उस टाइम पर, शाका रूलर, उनके वहां पर एक मैरिज अलायंस भी बनी जिसमें कि ये अपने आप को ब्राह्मण क्लेम करते थे और जो रुद्रदमन थे वो ऑब्वियसली उनकी इंटर मैरिज ही हो गई क्योंकि वो तो आउटसाइडर थे. फिर है जातीज एंड सोशल मोबिलिटीज. ब्राह्मणिकल थ्योरी में जाति लाइक वर्ना वाज बेस्ड ऑन बर्थ. ब्राह्मणिकल थ्योरी की माने तो जो जातीज हैं वो भी वर्ना की तरह आपकी बर्थ से ही डिसाइड की जाती है. व्हाइल द नंबर ऑफ वर्नास वाज फिक्स्ड एट 4, देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ जातीज. वरना जहां पर 4 पे फिक्स है, रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं कि कितने भी नंबर जातीज के हो सकते हैं. In fact, whenever Brahminical authorities encountered new groups, for instance, people living in forest, such as Nishad, or which did not fit into the fourfold Varna system, they classified them as जातीज. जातीज जो शेयर करती थी एक कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन were sometimes organized into श्रेणीज और guild. For example, an interesting stone inscription 5th century की found in Mendasar, मध्य प्रदेश के अंदर, record the history of a guild of a silk weaver who originally lived in Lata, Gujarat, from where they migrated to Mendasar, they known as Dashapura. Basically जातीज क्या थी? सेम ऑक्यूपेशन के लोगों को एक जाति के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया. अब बात करते हैं बियॉन्ड द फोर वर्नास इंटीग्रेशन. पीपल who were not influenced by the Brahminical ideas, उनको डिस्क्राइब किया जाता था as odd, uncivilized or even animal like. These included forest dwellers for whom hunting and gathering remained an important means of subsistence. अब कैटेगरीज हैं सच एज निषाद, टू विच एकलव्य जो थे महाभारत के टाइम पर जिन्होंने अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया था, वो माने जाते हैं कि वो निषाद कैटेगरी से बिलोंग करते थे. पीपल हु स्पोक नॉन संस्कृत लैंग्वेज वर लेबल्ड एज मिलेच्छास एंड लुक्ड डाउन अपॉन. जिनको संस्कृत लैंग्वेज के बारे में नहीं पता था, नॉन संस्कृत थे, उनको भी काफी डाउन नजर से देखा जाता था. बियॉन्ड द फोर वर्नास सबऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट. ब्राह्मण्स classified certain social categories को वो untouchable मानते थे. Some activities were considered polluting. These include handling corpses and dead bodies. को भी क्या माना जाता था? इन एक्टिविटीज को करने वालों को वो बहुत बुरी नजर से देखते थे. मेनली माना जाता था इन एक्टिविटीज को कौन करते थे? चंडाल्स. अब एक क्वेश्चन जब मैं 12th में थी, जब ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत आता था कि चंडाल्स के एक्चुअली में वर्किंग क्या होती थी. ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता था जितने भी यूनिट टेस्ट वगैरह होते थे, हालांकि बाद में बोर्ड में नहीं पूछा गया. तो चंडाल्स का क्या था कि इनको सबसे अलग रखा जाता था, विलेज से बाहर रखा जाता था. इनको यूज किए हुए बर्तन यूज करने होते थे. इनको जो डेड बॉडीज होती थी, जो लोग मर गए, उनके कपड़े पहनने होते थे. और साथ में इनको क्या करना होता था? आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनने होते थे. इनको गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी पहनना अलाउड ही नहीं था. अब इनके ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शंस थी कि ये विलेज के अंदर वॉक नहीं कर सकते, सिटीज के अंदर दिन में ऐसे घूम नहीं सकते. दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव. इनका काम होता था जिनका कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है, उनकी बॉडी को डिस्पोज करना. एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, फांग्यान, wrote that untouchables had to sound a clapper in the street so that people could avoid seeing them. उन्होंने ये भी लिखा कि उस टाइम पर ये प्रैक्टिस थी कि जिस टाइम पर चंडाल्स जो थे वो एंटर कर रहे हैं विलेज का, उनको क्लैप करते करते एंटर करना होता था ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो बाहर है और लोग उनको ना देखें और अपने घर के अंदर चला जाए. तो देखो सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी. अनदर चाइनीज पिलग्रिम शानजैन observed that executioners and scavengers were forced to live outside the city. और इनको फोर्स किया जाता था सिटी से बाहर रहने के लिए. बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस,
gendered access to property. Issue of ownership की बात करें, foregrounded in stories such as Mahabharata, also figure in the Dharma Sutra and Dharma Shastra. According to Manusmriti Mane, the paternal estate was to be divided equally among sons with a special share of the eldest, but women could not claim a share of these resources. अगर मनुस्मृति के अकॉर्डिंग देखें, जो बेटे हैं, अगर चार बेटे, चारों बेटे के अंदर क्या होगी, प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होगी, थोड़ा सा स्पेशल शेयर होगा जो सबसे बड़े वाला बेटा है, और अगर उनके कोई बेटी है, बेटी का कोई रोल ही नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला. वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स. उनके पास सिर्फ एक गिफ्ट एक्सेप्ट करने की, रिटेन करने की वो थी, जिसको एज अ स्त्रीधन माना जाता था. दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन. द मनुस्मृति वार्नड वुमेन अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स without the husband's permission. In other words, social differences between men and women were sharpened because of the differences in access to resources. तो यही रीजंस थे कि मेन और वुमेन के बीच में डिफरेंस बढ़ता गया, क्योंकि यहाँ पर उनके जो एसेस था रिसोर्सेज के लेकर, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस था. फिर है वर्ना एंड असेस टू प्रॉपर्टी. अपार्ट फ्रॉम जेंडर देखे जाए तो अदर क्राइटेरिया क्या था वेल्थ को कंसिडर करने का, वो था आपका वर्ण. द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर शूद्रा जो था वो था सर्विट्यूड, while a variety of occupation were listed for men of the first three varna, according to which the brahmins and the kshatriyas जो थे वो wealthiest होते थे, kings जो थे वो wealthy होते थे, priests जो होते थे वो shown to be rich है. लेकिन however the buddhists recognized the differences in society but did not regard these as natural or inflexible. They also rejected the idea of claims to status on the basis of birth. An alternative social scenario, sharing wealth. There were situations where men who were generous were respected, and those who accumulated wealth for themselves was despised. अब एक चीज आती है, there were several kingdoms in ancient South India where chiefs were patrons of bards and poets who sang their praise. Poems in Tamil Sangam anthologies eliminate social and economic relationship, suggesting that there were differences but those who control resources were expected to share them. अब बात की गई है सोशल डिफरेंस को एक्सप्लेन करने की या सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्प्लेन करने की. बुद्धिस्ट इन अ मिथ फाउंड इन अ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट है नॉन एज सूत पिटका, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सजेस्ट करता है डेट ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स जो हैं डिड नॉट हैव फुली इवॉल्व्ड बॉडीली फॉर्म्स नॉर वाज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स फुली डेवलप्ड. ऐसा बोला गया इसमें. ऑल बींग्स lived in an idyllic state of peace, taking from nature only what they needed for each meal. ये भी उसके अंदर बोला गया. एंड देयर वाज अ ग्रेजुअल deterioration of this state as human being because increasingly greedy, vindictive and deceitful. Simple सी बात है. This led them to think of someone who would lead and guide them and would be known as Mahasamanta, the Great Elect. This suggests that जो institution है kingship का वो based है human की choice पे, with taxes as a form of payment for service rendered by the king. At the same time, it reveals recognition of human agency in creating and institutionalizing economic and social relations. अब बात की गई है हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत, लैंग्वेज एंड द कंटेंट. संस्कृत जो है यूज की गई है महाभारत के अंदर इज फार सिंपलर, जो वेदास और प्रशस्तीज में यूज की गई है उसके कंपैरिजन में महाभारत वाली जो संस्कृत है वो काफी सिंपल. कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट जो है वो टू ब्रॉड हेड्स के अंदर डिवाइडेड है. एक सेक्शन जहाँ पर सोसाइटी स्टोरीज के बारे में मेंशन है उसको हम कहते हैं नरेटिव. दूसरा सेक्शन जहाँ पर परसेप्शंस एंड सोशल नॉर्म से रिलेटेड उसको हम कहते हैं डिटेक्टिव. दिस डिवीजन जो है वाटर टाइप नहीं है. द डिटेक्टिव सेक्शन जो है उसके अंदर कुछ स्टोरीज भी इंक्लूडेड है और नरेटिव सेक्शन के अंदर कुछ सोशल मैसेज भी इंक्लूडेड है. हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं महाभारत वॉज मेन टू बी ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी एंड डेट डिटेक्टिव पोर्शन जो था वो प्रोबेबली जो है बाद में इसके अंदर ऐड किया गया है. द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इतिहास विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन. Author and date. Original story was probably composed by chariot bards known as sutas, who originally accompanied Kshatriya warriors to the battlefield and composed poems celebrating their victories. 5th century BC के टाइम पर ब्राह्मण्स ने स्टोरी को टुक ओवर किया और इसको लिखना शुरू किया. फिर 200 BC से लेकर 200 C तक का जो टाइम पीरियड था व्हेन द वर्शिप ऑफ विष्णु जो थी उसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई एंड कृष्णा वाज कमिंग टू बी आइडेंटिफाइड विद, कृष्णा को ही विष्णु के साथ आइडेंटिफाई किया जाने लगा. और सब्सिक्वेंटली बाद के जो 200 साल थे लार्जर डिटेक्टिव सेक्शन जो था रिसेंबलिंग द मनुस्मृति जो था उसको ऐड किया गया. विद दीज एडिशन जो था a text which initially perhaps had less than 10,000 verses उसके अंदर ग्रू कितना हो गया 1 lakh verses तक चला गया. This enormous composition is traditionally attributed to a saga named Vyasa, जिसका पूरा नाम क्या है वेद व्यासा. सर्च फॉर कन्वर्जेंस.
1951-52 के अंदर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बीबी लाल। उन्होंने एक्सकेवेट किया हस्तिनापुर को, जिसको माना जाता है जो उस टाइम का हब था। महाभारत के टाइम पर आप देखोगे तो वो हस्तिनापुर पर ही रूल करना चाहते थे। लाल ऑब्जर्व दैट walls of mud and mud bricks were duly encountered. Discovery of mud plaster with prominent reed marks suggested that some of the houses had reed walls plastered over with mud. Another incident in the Mahabharata is Draupadi's marriage, जो पांडव्स के साथ हुई, an incident of polyandry that is central to the narrative. Historians suggest करते हैं that the fact that the author described a polyandrous union indicates that polyandry may have been prevalent among ruling elites. अब डायनामिक टेक्स्ट को देखें तो क्या है, ओवर द सेंचुरी वर्जन ऑफ द एपिक वर रिटन इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज के अंदर लिखे गए। सेवरल रीजनल स्टोरी जो थी उनको भी सर्कुलेट किया गया अमंग सर्टेन पीपल फाउंड देयर वे इनटू द एपिक। इट आल्सो प्रोवाइडेड थीम्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्लेज, डांसेस एंड अदर काइंड्स ऑफ नरेशंस। मेजर टेक्सुअल ट्रेडिशंस। अब अष्टाध्यायी जो पाणिनि की थी और वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर, ये आपको याद रखना है। पाणिनि की एक बुक थी अष्टाध्यायी जिसको 500 बीसी में लिखा गया ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर। फिर 500 से 200 बीसी के अंदर मेजर धर्मा सूत्रास जो थे उनको लिखा गया। 500 से 100 बीसी के अराउंड अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिनके अंदर त्रिपिटक्स इन्वॉल्व हैं। 3 त्रिपिटक थे आपके, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उनको लिखा गया। फिर 500 बीसी से 400 सी के अराउंड जो रामायण और महाभारत थी उनको संस्कृत में लिखा गया। 200 बीसी से 200 सी के अराउंड मनुस्मृति संस्कृत के अंदर तमिल संगम लिटरेचर को किया गया। 100 सी में चरक एंड सुश्रुता संहितास जो थी ये मेडिसिन के ऊपर जो वर्क्स थे इनको लिखा गया। फिर कंपाइलेशन की गई पुराण की। नाट्य शास्त्र ऑफ भारत उसको लिखा गया। फिर अदर धर्मसूत्रास को भी लिखा गया। इसके कालिदास के प्लेस को लिखा गया। आर्यभट्ट जो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने आर्यभट्टिया लिखी। तो इस तरीके से सारी चीजों को कंपाइल किया गया। मेजर लैंडमार्क्स इन द स्टडी ऑफ महाभारत। अब ये देखो 1990 से लेकर 66 तक प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। 1973 में क्या हुआ, JAP1 begins English translation of the critical edition remains incomplete after his death 1978. Interesting point क्या है यहाँ पर, पुरानारू one of the anthologies of the poems of Tamil Sangam literature। फिर यहाँ पर बताया गया है मजीमा न्याय, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है इन पाली लैंग्वेज के अंदर। इन डील किससे करता है, डायलॉग बिटवीन अ किंग नेम अवंतीपुता एंड अ डिसिपल ऑफ द बुद्धा नेम जिसका नाम था कच्चाना। इट रिवील्स बुद्धिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्ना, बुद्धिस्ट का क्या एटीट्यूड था वर्ना की तरफ, ये सारी चीजें। फिर है मतंगा जताका, एक पाली टेक्स्ट है जहां पर लिखा गया वेयर द बुद्धा इन अ प्रीवियस बर्थ इज आइडेंटिफाइड एज अ चंडाला। अब वानिक क्या है, द टर्म यूज फॉर मर्चेंट्स इन संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। मिर्च का टीका, ये इंपॉर्टेंट है, रिटन बाय किसने लिखा, शूद्रका ने लिखा इसको, जो डील करती है किससे, स्टोरी ऑफ चारुदत्ता से। फिर है पुरुषा सुक्ता, अ वर्स है फ्रॉम अ हिम इन द ऋग्वेदा जो डिस्क्राइब करता है सेक्रीफाइस ऑफ पुरुषा द प्रिमल मैन। तो ये सारी चीजें एक बार आपको गो थ्रू कर लेना। एक ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, द बृहदारण्यक उपनिषद कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, मेनी ऑफ whom was designated by metronymics। दैट्स ऑल। लास्ट चैप्टर है आपका इस बुक का, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स। इस टाइम पर कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में मेनली इस चैप्टर के अंदर आपको बुद्धिस्ट जैनिज्म के बारे में बता रखा है। सबसे पहले यहाँ बात की गई है अ ग्लिम्स ऑफ सांची के बारे में। 19th सेंचुरी के अंदर जो यूरोपियंस थे वो सांची स्तूपा के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिशमैन जो थे वो चाहते थे, वांटेड टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे ऑफ सांची स्तूपा। द रूलर्स थे जो भोपाल के, शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट साइट। अब देखो ये दोनों मुस्लिम थी पर इन दोनों चाहती थी सांची स्तूपा को बताना, जिसको बनवाया था मेनली अशोका ने और जो था रिलेटेड टू बुद्धिस्ट रिलीजन। Shahjahan Begum funded a guest house for John Williamson and also the publication of the volumes written by him. One of the most important Buddhist centers, the discovery of Sachi, has vastly transformed the understanding of early Buddhism. अब background, sacrifices and debates the sacrificial tradition। देखो ऋग्वेदा के अंदर काफी सारे हिम्स हैं, मोर देन 1000, जो अलग अलग डिटीज की तारीफ के अंदर लिखे हुए, जिसमें से मेनली है आपके अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोमा देवता। अब मैनी ऑफ दीज हिम्स हैं वर चैंटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया जाता था, वे जहाँ पर लोग प्रे करते थे फॉर कैटल, सन, गुड
गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ एक्सेट्रा। एट फर्स्ट जो था सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया जाता था कलेक्टिवली। बाद के टाइम पर जो लेटर वैदिक का टाइम पीरियड था वहां पर क्या हो गया, सम वर परफॉर्म बाय द हेड्स ऑफ हाउस होल्ड फॉर द वेलबींग ऑफ द डोमेस्टिक यूनिट। अब मोर इलेबोरेट सेक्रीफाइसेस में बात करें तो वो आपका था राजसूय यज्ञ और अश्वमेधा वर परफॉर्म, जिनको परफॉर्म करते थे चीफ्स और किंग्स और डिपेंड रहते थे किसके ऊपर, ब्राह्मणा पिस्ट के ऊपर। अब यहाँ से जो न्यू क्वेश्चंस थे वो अराइज हुए। पहला, मेनी आइडियाज फाउंड इन द उपनिषद शो दैट पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ। इसके बारे में लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी। पीपल ऑल्सो बिगन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। दूसरा फैक्टर ये था। अब आती है डिबेट एंड डिस्कशन की बारी। Buddhist teachers travel from place to place trying to convince another as well as lay persons about the validity of their philosophy। उनकी philosophy की जो validity थी उसके बारे में debate took place होती है कुताग्रशाला, a hut with a pointed roof or in groves where traveling mendicants halt। If a philosopher succeeded in convincing one of his rival, the follower of the latter also become his disciple। ये चीज उस टाइम पर थी। अब कुछ टीचर्स जिसमें महावीर और बुद्धा थे उन्होंने वेदास की ऑथोरिटी के ऊपर क्वेश्चन किया। They also emphasizes on individual agency, where an individual could strive to attain liberation from tribulations of worldly existence। अब बात करते हैं beyond worldly pleasure, the message of महावीरा के बारे में। महावीरा कौन थे? महावीरा अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन की माने तो महावीरा थी 24th तीर्थंकर किसके, जैनिज्म के। इनसे पहले 23 तीर्थंकर ऑलरेडी जैनिज्म के हो चुके थे, लेकिन मेनली जो जैनिज्म को पॉपुलैरिटी मिली वो महावीरा के टाइम पर मिली। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज क्या था, एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन्स रॉक्स वाटर, सभी के पास लाइफ है। इवन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म एग्रीकल्चर भी क्या है, गलत है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी लाइफ होती है। अब जैनिज्म की बेसिक फिलॉसफी क्या कहती थी, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, जिसके अंदर मेनली इंक्लूड होते थे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट, इज सेंट्रल टू जैन फिलॉसफी। दूसरी थी उनकी प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, एम्फसाइज्ड विद इन जैनिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट थीम था किसका, जैनिज्म का, कि अहिंसा, हमें हिंसा तो करनी ही नहीं है। साइकिल ऑफ रीबर्थ और बर्थ के बारे में बोला जाता था, वो चीजें आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करती हैं अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। एस्टिसिज्म एंड पीनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ, अगर आपको कर्मा की साइकिल से आपको दूर होना है तो। मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस जो है वो नेसेसरी है किसके लिए, सेलिब्रेशन के लिए, लास्ट में आपकी मुक्ति की प्राप्ति के लिए। अब जैनिज्म के मॉन्क्स और नन्स जो थे वो 5 वोस को फॉलो करते थे। पहला वो था टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, दूसरा स्टीलिंग, तीसरा लाइंग, फिर था टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड टू अब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी। इनमें से 4 वोव जो थे वो पहले से थे। जो ये सेलिबेसी वाला वॉव था इसको महावीरा ने ऐड ऑन किया था। अब बात करते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की जहां तक की बात करें तो देखो, पहला स्प्रेड ऑफ जैनिज्म होने का रीजन ये था कि वो अपने टेक्स्ट के अंदर काफी लोकल लैंग्वेज को यूज करते थे, जो उस टाइम की पाली और प्राकृत लैंग्वेज होती थी वो उसको यूज करते थे, सिंपल सी बात है, इसलिए जैनिज्म पॉपुलर है। दूसरा, कुछ राजाओं ने लाइक चंद्रगुप्त मौर्य भी उनमें से थे जिन्होंने जैनिज्म को बाद में चलकर अपनाया और जैनिज्म को स्प्रेड करने में हेल्प की। तो इस तरीके से जो जैनिज्म था वो स्प्रेड हुआ, लेकिन ज्यादा टाइम तक जैनिज्म स्प्रेड नहीं हो पाया क्योंकि बाद के रूलर्स ने इतना जैनिज्म को सपोर्ट नहीं किया। आज भी जैनिज्म एग्जिस्ट करता है, इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है, थोड़ा बहुत वर्ल्ड लेवल पर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जितना पॉपुलर होना चाहिए था उतना पॉपुलर जैनिज्म उस टाइम पर नहीं हो पाया। अब बात करते हैं बुद्धा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन माने बुद्धा का जो नाम था वो था सिद्धार्था, एज द बुद्धा वॉज नेम्ड एट बर्थ, वो सन थे वो किसके, शाक्य क्लैन के। वो डीपली एंग्विश्ड थे आफ्टर सीइंग द मिजरीज इन द वर्ल्ड। अब देखो, माना ऐसा जाता है जब बुद्धा पैदा हुए, जो उनकी स्टोरीज में बताया जाता है, उस टाइम पर जो प्रिस्ट थे, पुरोहित थे उनके फादर के, वहां पर उन्होंने बोला भी था कि क्या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या ये सन्यासी बनेगा, ठीक है, क्या तो बहुत बड़ा राजा ही क्या फिर सन्यासी। इसलिए उनके फादर ने क्या किया था, उनको ना दूर रखा था, उनको बाहर की लाइफ से दूर ही रखा था, उनको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर जब वो 29 ईयर्स के हुए उस टाइम पर वो बाहर गए, उन्होंने फिर क्या हुआ, उन्होंने 4 तरह का इंसान देखे। एक उन्होंने बीमार इंसान देखा, एक उन्होंने जेन्युइनली एक सन्यासी ही देखा, एक इंसान की उन्होंने डेड बॉडी देखी। तो इस तरीके से उन्होंने इंसान देखे और उसके बाद उनको फैसिनेट किया कि उनको मेडिटेशन ही करना है और उनको सन्यासी वाली लाइन पर ही जाना है।
इसीलिए उन्होंने काफी टाइम तक मेडिटेशन किया, फाइनली उनको एनलाइटमेंट मिली और उसी के बाद से उनको बुद्धा कहा जाने लगा और उसके बाद उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स थी उनको स्टार्ट किया। अब जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं वो आपको मिलती है सूत पिटका के अंदर। आपके 3 पिटक हैं, उनमें से जो सूत पिटका है उसके अंदर हमें बुद्धा की जो टीचिंग्स है उसके बारे में पता चलता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी माने जो वर्ल्ड है वो ट्रांजिएंट है यानी का एंड कॉन्स्टेंटली वर्ड जो है बदलता रहता है। इट इज अ सोललेस एज देयर इज नथिंग परमानेंट और इटरनल यहाँ पर कुछ नहीं है। सोलो जो है इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब इट इज बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सेवरल पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन राइज अबव वर्ल्डली ट्रबल, जिससे आप अपनी जो संसारिकता की प्रॉब्लम्स है उनसे ऊपर उठ सकते हो। बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रेदर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन, ऐसा बुद्धा का मानना था। ही एडवाइज किंग्स एंड गृहपतिज टू बी ह्यूमेन एंड एथिकल, और बुद्धा इम्फोसाइज करते थे किसके ऊपर, इंडिविजुअल एजेंसी के ऊपर, एज द मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड निम्बाना एंड thus end the cycle of suffering for those who renounce the world। ये सारी चीजें जो थी वो बुद्धा इस चीजों पर बिलीव करते थे। बुद्धिस्ट की ट्रेडिशंस की माने हिज लास्ट वर्ड टू हिज फॉलोअर्स क्या थे, बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट यूर ऑन लिबरेशन। ये क्या थे, बुद्धा के लास्ट वर्ड थे। अब बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे, बुद्धा ने क्या किया था, उन्होंने संघा को फाउंड किया था, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स जो क्या करेगी, बुद्धा की टीचिंग्स को स्प्रेड करेंगे और जिससे कि जो बुद्धिज्म है वो भी ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होगा। अब ये जो मॉन्क्स होते थे वो सिंपल लाइफ जीते थे और ज्यादा मतलब कुछ नहीं करते थे, दक्षिणा मांगते थे, पैसे भी नहीं लेते थे। असली सन्यासी वही होता है जो पैसे नहीं लेता, ठीक है, सिर्फ खाना मांगते थे, खाते थे और एक सिंपल लाइफ जीते थे। इनिशियली सिर्फ मेन को अलाउड था उसके अंदर, संघास के अंदर इंक्लूड होना, बाद में वुमेन को भी परमिशन दे दी गई थी। अनंदा जो वन ऑफ द बुद्धास डियरेस्ट डिसिपल थी परसुएडेड हिम टू अलाउ वुमेन इनटू द संघा, उसी ने बुद्धा को उस चीज के ऊपर फोर्स किया कि आप वुमेन को भी अलाउ करो। बुद्धा की जो फोस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी जो थी वो पहली वुमेन थी जो भिखुनी बनी थी। भिखुनी यानी संघा के अंदर शामिल हुई थी, वुमेन हो तो भिखुनी, और अगर आप मेन जो शामिल होते थे वो भिखुस, ठीक है। Many women become teachers of Dhamma and went on to become theories, respected women who had attained liberation। अब बुद्धा's followers came from many social groups। अब बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो अलग अलग सोशल ग्रुप से थे, कुछ किंग भी थे जो जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, जिसमें आप मान सकते हो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द ग्रेट एम्पायर अशोका। These include kings, wealthy men and गृहपतिस, और अलग अलग टाइप के वर्कर्स, स्लेव्स, क्राफ्ट पीपल, जो सभी थे वो क्या थे, बुद्धिज्म के फॉलोअर बनते जा रहे थे। अब फिर क्या हुआ, internal functioning of the sangha was through consensus। if that failed decisions were taken by the vote on the subject। जो संघा के इंटरनली फंक्शंस के जो रूल्स थे वो बस वही वोटिंग मेथड से लिए जाते थे। द एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन मेटा, फेलो फीलिंग एंड करुणा, कंपैशन ड्रू मैन एंड वुमेन टू बुद्धिस्ट टीचिंग। फिर यहाँ पर आपको त्रिपिटक के बारे में बताया गया है, तीनों त्रिपिटक के बारे में। एक तो विनय पिटक था जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन थे संघा के अंदर शामिल होने के अंदर, ठीक है। जो अभिधम्मा पिटक था वो फिलोसफिकल मैटर से डील करता था। अब ये अदर टेक्स्ट है जिसका नाम है दीपावंशा, लिटरली जो क्रॉनिकल है ऑफ द आइलैंड, एंड महावंशा जो ग्रेटर क्रॉनिकल है, इनको भी लिखा गया और ये दोनों भी क्या है, एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। सूत पिटका के बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया था। अब उसके बारे में बाद यहाँ पर दी गई है स्तूपास के बारे में। बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्यास, प्लेस ऑफ वर्शिप, जिसके अंदर डिस्क्राइब किया गया पहले बुद्धा जहाँ पर स्तूपास के अंदर क्या क्या डिस्क्राइब, जहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, लंबिनी, जहाँ पे उनको इनलाइटमेंट मिली, कहाँ पर मिली, बोधगया बिहार, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, सारनाथ बनारस, वेयर ही अटेन निम्बाना, जहाँ पर उनकी लास्ट में मतलब डेथ हो जाती है, वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, कुशीनगर। Why was stupas built? स्तूपास को बिल्ड क्यों किया गया? There were some places that were regarded as sacred। कुछ प्लेसेस जिनको पवित्र माना जाता है, This was because relics of the Buddha such as his bodily remains or object used by him were buried there। क्योंकि उनके कुछ बॉडी कहीं पर उनसे उनके यूज किए हुए ऑब्जेक्ट्स जो थे वहां पर बरिड मिले और उन्हीं माइंड्स को बोला जाता है स्तूपास। द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपास में हैव बीन प्री बुद्धिस्ट बट दे केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धास। बट उनको जाना जाता है किसके लिए, बुद्धिज्म के लिए। They contain relics regarded as sacred। The entire stupa came to be
venerated as an emblem of both the Buddha and Buddhism. According to Buddhist text known as, जिसका नाम है अशोक वदना, अशोक का distributed portion of Buddha's relics to every important town and ordered the construction of stupas over them. अशोका ने काफी सारे स्तूपास बनवाए क्योंकि वो बुद्धिज्म के बहुत बड़े फॉलोवर थे. अब हाउ वर स्तूपास बिल्ट, इसके बारे में बताया गया है. इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द रेलिंग्स एंड पिलर्स ऑफ स्तूपा रिकॉर्डेड डोनेशंस मेड फॉर बिल्डिंग्स एंड डेकोरेटेड देम. आप जाकर देखोगे तो आपको वहां पर मिल भी जाएंगे. डोनेशंस जो थे वो किंग्स करते थे, जैसे सातवाहन किंग्स थे, उन्होंने भी बुद्धिज्म के लिए स्तूपास के लिए डोनेशन किया था. अब बात की गई यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होता है स्तूपा का, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, पूछ लिया जाता है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है. द स्तूपा originated as the simple semi circular mound होता है of earth, later उसको अंडा बोलते हैं. फिर इन्वॉल्व होता है more complex structure के अंदर, balancing round and square shape. above the अंडा क्या होता है, हर्मिका, अब balcony like structure होता है जो रिप्रेजेंट करता है abode of the god को. arising from the hermica was the mast होता है, एक mast होता है, उसको कहते हैं यष्टि, often surmounted by छतरी और an umbrella. Around the mound was a railing separated the sacred space from the secular world. The early stupas है उसके अंदर सांची स्तूपा और भरूच स्पूता were plain except for the stone railings which resembled a wooden fence. Later जो mound of the stupa था came to be elaborately carved with niches and sculptures at अमरावती, शाहजी की डेरी पेशावर, उनके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को भी मिलेंगे. ये कहाँ का एलिवेशन दिया हुआ है, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची. फिर डिस्कवरिंग स्तूपास द फेंट ऑफ अमरावती एंड सांची के बारे में यहाँ पर स्टोरी दी गई है. 1854 में क्या हुआ, वॉल्टर इलियट कमिश्नर ऑफ गंटोर थे, वो विजिट किया उन्होंने अमरावती के अंदर, उन्होंने काफी स्कल्पचर्स को भी कलेक्ट किया, पैनल्स को, एंड टुक देम अवे टू मद्रास. उसके बाद क्या हुआ, ही केम टू द कंक्लूजन दैट द स्ट्रक्चर एट अमरावती वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिशेंट बुद्धिस्ट स्तूपा एवर बिल्ट. ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला. उसके बाद जो स्लैब्स ऑफ द स्ट्रक्चर थी वर एदर टेकन टू डिफरेंट एरियाज फॉर रिसर्च और फाउंड इन द gardens of British administrators. Sanchi Stupa survived as scholars understood its importance and value, which was not the case with Amravati Stupa as it was discovered prior to this knowledge. Mainly जो importance सांची स्तूपा को मिलती है वो अमरावती वाले को नहीं मिल पाती. Sculpture, stories and stone. Sculptures in the figure 4.2 जो आपको दिख रही है depicts a ruler scene with huts and trees. This is a scene from the Vesantara Jataka. It is a story about a generous prince who gave away everything to a brahmana and went to live in the forest with his wife and children. तो ये एक जातक स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है. अब बुद्धिस्ट के सिंबल्स क्या हैं वर्शिप करने के. बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट व्हाइल मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री, उस टाइम पर उनको एनलाइटमेंट मिल गई. अर्ली स्कल्पचर्स डिड नॉट शो द बुद्धा इन अ ह्यूमन फॉर्म, इंस्टेड दे शो हिज प्रेजेंस थ्रू सिंबल. अर्ली बुद्धिस्ट के अंदर उनको सिंबल्स की तरह शो किया जाता था. जैसे द एम्पटी सीट का मतलब होता था was meant to indicate the meditation of the Buddha. The stupa was meant to represent the Mahaparinibbana. Symbol of the wheel यूज किया जाता था frequently. This stood for the first sermon of the Buddha जो उन्होंने सारनाथ के अंदर दिया था. The tree does not stand simply for a tree but symbolize क्या करती थी, an event in the life of the Buddha. तो ये सिंबल थे. अब आते हैं पॉपुलर ट्रेडिशन के बारे में. Sculpture of woman at the gate. It is a sculpture of a beautiful swing from the edge of a gateway holding onto a tree. Scholars believe it could be a representation of Shala Bhajika. This was a woman whose touch caused tree to flower and bear fruit, regarded as an auspicious symbol की तरह इसको लिया जाता था. It suggest करता था people who turn to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs and practices. तो ऐसा माना जाता था. उसके अलावा क्या है, सम ऑफ द फाइनेस्ट डिपिक्शन एनिमल्स की भी हमें मिलती है, जिसके अंदर हमें एनिमल्स मिलते हैं एलिफेंट, हॉर्सेस, मंकीज एंड कैटल. एनिमल्स को यूज किया जाता था एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल एलिफेंट को माना जाता था व्हाट डिपिक्टेड टू सिग्निफाई एलिफेंट्स क्या शो करते थे, स्ट्रेंथ और विजडम को. अनदर मोटिव क्या था, इज ऑफ वुमेन surrounded by lotus and elephant which seem to be sprinkling water on her as it performing an abhishek or consecration. Some historians also identify करते हैं as माया जो मदर थी बुद्धा की. अदर आइडेंटिफाई हर विद किससे, विद द पॉपुलर गॉडेस गजा लक्ष्मी. ये आपका वो पोर्ट्रेट है.
उसके बाद यहाँ पर क्या है, न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन, द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म। अब देखो बुद्धिस्ट के अंदर ना काफी काउंसिल हुई, आपकी टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जिसमें से जो आपकी लास्ट काउंसिल हुई उसको किसने करवाया, कनिष्का ने, जो आपको कुषाण एम्पायर के राजा थे, उन्होंने लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया। और उस लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर क्या हुआ, जो बुद्धिज्म रिलीजन था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक महायान और दूसरी तरफ हीनयान। हीनयान वो जो बुद्धिस्ट की, बुद्धा की जो टीचिंग थी उन्हीं को फॉलो करते हैं आज तक भी, और महायान के अंदर वो जो बुद्धा की फिर बाद में चलकर बुद्धा की मूर्ति की पूजा करना जिन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि बुद्धा ने कभी नहीं बोला था कि उनकी मूर्ति की पूजा आपको करनी है। By the 1st century CE, there is evidence of changes in Buddhist ideas and practices. Early Buddhist teachings had given great importance to self-effort in achieving Nibbana. Besides, the Buddha was regarded as a human being who attained enlightenment and Nibbana through his own effort. However, gradually the idea of a savior emerged. It was believed that he was the one who could ensure salvation. Simultaneously, the concept of the Buddhist was also developed. तो क्या हुआ, देखो बुद्धा पहले माना जाता था, बुद्धा एक व्यक्ति थे जिन्होंने खुद पर मेहनत की, खुद पर उन्होंने मेडिटेशन किया और उससे उनको सेल्वेशन की प्राप्ति हुई। पर बाद में चलकर वही सिनेरियो को चेंज करते जाने लगा, जो हमारे इंडियंस की वैसे भी आदत है। इसी तरीके से जो बौद्धिस्त्व का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी डेवलप किया गया। दे वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स हु accumulated merit through their effort but used this not to attain nibbana but to help others. The worship of image of Buddha and Bodhisattva become an important part बन गई इस महायान ट्रेडिशन का, एंड द न्यू वे ऑफ थिंकिंग was called, क्या बोला गया इसको, महायान, ग्रेटर वी, और जो ओल्डर ट्रेडिशन रहा बुद्धिज्म के अंदर उसको बोला गया हीनयान और लेसर विकर। फिर ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुज्म के बारे में बताया गया, राइज ऑफ वैष्णविज्म और शैविज्म जो था वो भी आगे चलकर जब हम सी की तरफ आए, बाद में जब गुप्ता एम्पायर वगैरह एस्टेब्लिश हुए उस टाइम पर हमने वैष्णविज्म और शैविज्म का राइज भी देखा। वैष्णविज्म के अंदर वर्शिप किया जाता था विष्णु को, शैविज्म के अंदर वर्शिप किया जाता था शिवा को। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई। शिवा को सिंबलाइज किया जाता था बाय लिंगा ऑल्सो, ऑल्दो ही वॉज ओकेजनली रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन फॉर्म टू। अब बात आती है बिल्डिंग टेम्पल्स के बारे में। टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन भी बाद में चलकर स्टार्ट हो गई थी। तो अर्ली टेम्पल जो थे वो स्मॉल स्क्वायर रूम होते थे जिनको हम गर्भगृह कहते थे। सिंगल डोर होती थी फॉर द वर्शिपर टू एंटर, ऑफर वर्शिप टू द इमेज, सामने इमेज है भगवान की, उसको वर्शिप किया और चलो। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, एक टॉल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं शिखर वॉज बिल्ट ओवर द सेंट्रल शिन। टेम्पल वॉल्स जो थी वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। One of the unique feature of early temple was that some temples were hollowed out of a huge rocks as artificial caves. For example, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कैलाशनाथ टेम्पल का, आप चाहे गूगल करके देख भी सकते हो। अब मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट की बात की गई, मैंने आपको बताया था यहाँ पर अर्ली वैदिक ट्रेडिशन राइज हुआ था 1500 से 1000 BC के टाइम पीरियड पर, जिसमें ऋग्वेदा लिखा गया था। 1000 से 500 BC तक लेटर वैदिक ट्रेडिशन, जब आपके और जो 3 वेदास बच गए, यजुर्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा, उनको लिखा गया था। फिर 6th सेंचुरी के अंदर आपके अर्ली उपनिषद लिखे गए, जैनिज्म और बुद्धिज्म आया। फिर 3rd सेंचुरी के अंदर हमें पहला स्तूपा देखने को मिला। फिर 2nd सेंचुरी के ऑनवर्ड्स क्या हुआ, शैविज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, इन सभी की चीजें स्टार्ट हुई। 3rd सेंचुरी सी के आते आते जो टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन थी वो भी स्टार्ट हो गई। 1814 के अंदर क्या हुआ, इंडियन म्यूजियम को फाउंड किया गया कलकत्ता के अंदर। 1834 में हुआ पब्लिकेशन ऑफ एसे ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज बाय राम राजा कनिंगम एक्सप्लोर द स्तूपा एट सारनाथ। 3542 में हुआ जेम्स फेगुरसन सर्वे मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स। 1851 में हुआ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंगम पब्लिश भीलसा टॉप्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑन साची। 1878 में राजेंद्र लाला मित्रा पब्लिश बुद्धा गया द हेरिटेज ऑफ साक्य मुनि। 1880 में H.H. कोले अपॉइंटेड क्यूरेटर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ। 1888 में ऊपर वाले ये याद रख लेना। 1888 में पासिंग ऑफ द ट्रेजरर ट्रॉव एक्ट गिविंग द गवर्नमेंट द राइट टू एक्वायर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट। अब फिर 20th सेंचुरी की बात आ गई, सेम एक बार इसको भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 1989 में सांची स्तूपा को जो था वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। 1955 में जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर, आज भी है, आप चाहो तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर बताया गया इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में। पहला है थेरी गाथा, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो पार्ट है सूत पिटका का, इज अ कलेक्शन है जिसके अंदर वर्सेस हैं कंपोज्ड बाय भिखुनीस।
ये याद रखना है। फिर है मकाली गोशाला, बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ अजीविकास, दे हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज फेटलिस्ट, दोज हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। वो लोग जो ये मानते हैं सब कुछ पहले से ही निश्चित है, मतलब कोई हार्डवर्क वगैरह करने की जरूरत नहीं, जो तुम्हारे साथ होना है वो होना ही है। तो इस तरीके से एक रीडिंग आप चाहो तो यहाँ पर आप ले सकते हो। हैगियोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी ऑफ अ संत और रिलीजियस लीडर की जो बायोग्राफी होती है उसको हम क्या कहते हैं? हैगियोग्राफी कहते हैं। समनास क्या होता है? दोज हु हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, उसको हम समनास कहते हैं। मां परिनिब्बाण सुता, ये क्या किसका पार्ट है? सूत पिटक का ही पार्ट है। आफ्टर 200 years आफ्टर द टाइम ऑफ द बुद्धा, अशोका ने एक पिलर इरेक्ट करवाया था, कहाँ पर? लुम्बिनी के अंदर, टू मार्क द फैक्ट दैट ही हैड विजिटेड द प्लेस, कि वहां पर उन्होंने विजिट किया था। किसने? अशोका ने भी वहां पर विजिट किया था, और बुद्धा का बर्थ तो वहां पर हुआ ही था। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार इन सारी चीजों को यहाँ पर आप गो थ्रो कर लें। उसके बाद और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मेजर बुद्धिस्ट साइट्स का मैप है, आप चाहो तो एक बार गो थ्रो कर सकते हो। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। इस वीडियो को ध्यान से देखना, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू।